तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ। पहला जो लेक्चर हुआ था वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे लेक्चर था। कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं भी देखी होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल फ्रेश है, उससे ज़्यादा कुछ कनेक्टेड नहीं है। अपन क्लास शुरू करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जो अपना सेकेंड टॉपिक था, जो सिलेबस में पहला पॉइंट लिखा हुआ था, रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म। तो उसमें पहला तो अपन ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पढ़ा था। सेकंड अपन नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पढ़ेंगे। पहले पीवाईक्यूज देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और फिर देखेंगे कि डिमांड क्या है और क्यों पढ़ा जाना चाहिए, कितना पढ़ा जाना चाहिए, और कोशिश करेंगे कि टॉपिक आज खत्म हो जाए। लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू में अगर हम देखें तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया हैज बीन इन्फेस्टेड विद इंसर्जेंसी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, स्टेटमेंट है, सही बात है। एनालाइज द मेजर रीजंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी इन दिस रीजन। इसमें हाईलाइट ये है क्वेश्चन का कि एक तो रीजन पूछ रहा है। रीजन शुरू होने का इंसर्जेंसी अलग बात है, सरकार की तमाम कोशिशों के बाद अभी भी इंसर्जेंसी कंटिन्यू कैसे है वो अलग बात है। तो सर्वाइवल ऑफ द आर्म्ड इंसर्जेंसी, तो अभी ये सर्वाइव कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, इसके क्या क्या रीजंस हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग जब भी हम करेंगे तो पहले तो अपन नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को डिफाइन करेंगे, फिर उसका एक्सटेंट दिखाएंगे, कहाँ कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी अभी है, क्या चल रहा है, किधर चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद रीजन बताएंगे क्यों चल रहा है। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, कहीं भी पढ़ेंगे तो ये तो कवर होता ही है। सेकेंड क्वेश्चन, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स इज ओनली वन ऑफ द सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस। ओनली वन ऑफ द सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस, मतलब कि एक पेरिफेरल डायमेंशन इसमें, तो आप ये बताएंगे कि अदर चैलेंजेस क्या है नॉर्थ ईस्ट में। अदर चैलेंजेस क्या है? Facilitating the policing of the border in Northeast India, examine the various challenges currently emanating across India Myanmar border। अब ये क्वेश्चन इफेक्टिवली बॉर्डर मैनेजमेंट करके, बॉर्डर मैनेजमेंट करके एक टॉपिक है अपने पास इंटरनल सिक्योरिटी में, उसका है, तो वो deal करेंगे। ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स टू काउंटर चैलेंजेस। अच्छा, ये बॉर्डर नॉर्थ ईस्टर्न। अब देखो, आपका नागालैंड इंसर्जेंसी जब स्टार्ट हुई थी 1958 में, इसको कंट्रोल करने के लिए इसको इनेक्ट किया गया था। सबसे तो अगर किया है, आपका के कुछ मेरे ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस में सामने आते रहते थे, तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। क्रिटिकली जमीन लिख दिया, मतलब कि इसमें आपको पॉजिटिव भी टू बैलेंस सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स। आप लोग देख सकते हैं क्या? मतलब कोई एक बार कंफर्म कर दो, स्क्रीन विजिबल है क्या मेरी? नो सर, नहीं विजिबल है? नॉट विजिबल। बीच में शायद मीटिंग एंड हो गई थी क्या, आई गेस। अभी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, इट्स यस सर। विजिबल। ये आपका वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा था, स्टार्ट कर दिया था मैंने इसको बताना जब मीटिंग खत्म हुई थी। सो वॉइस वाज ब्रेकिंग बैक देन। हाँ ठीक है, फिर से इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो आपका के क्वेश्चन में जब भी कह रहा था, कहीं भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जब भी आप आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय करते हो, तो जितने डिग्री में पावर आप आर्म्ड फोर्सेस को देते जाओगे, जितना आर्बिट्रेरी पावर उनको दोगे, जितना पावर उनका बढ़ाओगे, तो ह्यूमन राइट वायलेशंस के केसेस इनएविटेबल हैं, वो केसेस होंगे। तो अब कैसे बैलेंस करना है, सिक्योरिटी भी बैलेंस करनी है आपको और ह्यूमन राइट्स को भी इंश्योर करना है, तो इसका क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? तो इजी क्वेश्चन था। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी वाला टॉपिक अपन जब भी पढ़ते हैं तो आफ्सपा एज ए टॉपिक अलग से डील करते हैं, तो यहाँ भी अपन अलग से डील करेंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन 2025 में आया, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोसेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में
इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोसेस की मेजर चैलेंजेस क्या हैं, मैप द वेरियस पीस अकॉर्ड्स एंड एग्रीमेंट्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन द पास्ट डिकेड। पास्ट डिकेड्स होना चाहिए था वैसे यहाँ पे। तो अब ये बताइए कि 2025 में ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। मेंस में क्वेश्चंस काफी प्रिडिक्टेबल होते हैं। जब भी आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हो और थोड़ा सा डॉट्स को करेक्ट कर रहे हो तो काफी क्वेश्चंस आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चंस लगभग काफी सीरियस लोगों ने, सीरियस एस्पिरेंट्स ने प्रिडिक्ट किया था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। क्योंकि 1985 में असम पीस अकॉर्ड्स हुए थे, तो 2025 में इसकी 40th एनिवर्सरी थी। ठीक है, तो इस वजह से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी अपन कुछ कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आगे अपने को फिर क्या सोचना चाहिए। 1985 में असम पीस अकॉर्ड हुआ था, तो हो सकता है कि अभी ये बहुत रिसेंट है, हो सकता है कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन असम पीस अकॉर्ड पे या असम इंसर्जेंसी पे आ जाए। 2023 में अभी फिर से उल्फा के साथ, उल्फा क्या है जानने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। उल्फा के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीस अकॉर्ड साइन किया है, तो वहां पे सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ है बेसिकली। तो अभी ये रिसेंट ही है, मतलब 2-3 साल ही हुए हैं, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट अभी भी न्यूज में चल रहा है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, तो मणिपुर को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, देखो, कोई भी क्वेश्चन लिखोगे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, या तो आप डेफिनेशन लिखो, या तो आप डेटा लिखो, या तो आप करंट कॉन्टेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर ये चीज आपको पता है तो ठीक है, वरना डेफिनेशन तो एवरग्रीन होती है। तो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को कैसे डिफाइन करोगे, द नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी टिपिकली रिफर्स टू द वेरियस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये आर्म्ड है, पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, एंड इंसर्जेंट मूवमेंट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ड्यू टू द डेफिसिट एंड सरप्लस। ये वाली बात बात इंपॉर्टेंट है। देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऐसा रीजन है, सेवन सिस्टर्स वाला, सिक्किम को अगर जोड़ दो तो 8, हालांकि सिक्किम में कोई ऐसी इंसर्जेंसी नहीं है। तो ऐसा रीजन है कि वहाँ कुछ फैक्टर्स का डेफिसिट है और कुछ फैक्टर्स सरप्लस में है। इसकी वजह से वहाँ का सिचुएशन ऐसा बनता है कि वहाँ पे इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। डेफिसिट किस चीज की है, सिक्योरिटी की डेफिसिट है। सिक्योरिटी की डेफिसिट है, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट बहुत मुश्किल है, वहाँ पे पुलिसिंग बहुत मुश्किल है, वहाँ पे कनेक्टिविटी इतनी कम है कि वहाँ पे आप इंस्टेंट सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते हो, चिकन नेक पड़ जाता है बीच में। तो इन सब की वजह से पावर, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का पावर पावर प्लांट हो या कुछ भी हो, वहाँ पे पावर मतलब उसकी भी डेफिसिट है। प्रॉस्पेरिटी बहुत डेफिसिट में है, मतलब पावर्टी वहाँ पे नेशनल एवरेज से ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नेशनल एवरेज से कम है, रिसोर्सेस वहाँ पे हैं लेकिन उन रिसोर्सेस का फायदा उनको नहीं मिल रहा है। तो प्रॉस्पेरिटी का डेफिसिट है, जिनकी वजह से पीस में डेफिसिट है, वहाँ पे पीस बहुत कम है। कई सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, कई सारे एथनिक ग्रुप्स के इंटर अपने ग्रुप्स के बीच में ही राइवलरी है, एक एथनिक ग्रुप का दूसरे एथनिक ग्रुप से राइवलरी है, अंडरग्राउंड इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। फिर चाइना का फैक्टर है, आर्म्ड सप्लाई हो रहा है, हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिफ्ट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की की कोशिश करते हैं हमारे एडवर्सरीज। तो पीस का काफी डेफिसिट है। फिर पावर्टी है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्राइम ज्यादा है, गोल्डन ट्रायंगल के पास है, इस वजह से ड्रग ट्रेड यहाँ पे है, इलीगल आर्म इंसर्जेंसी, इलीगल आर्म स्मगलिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो इन सब की वजह से पीस की भी कमी है, इन सारी चीजों का डेफिसिट है। लेकिन लैंड सरप्लस में है, 8% लैंड एरिया इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में है, आबादी 4% है, तो लैंड सरप्लस में है। अब लैंड सरप्लस में है तो इसकी ये लैंड एक कमोडिटी है, और कमोडिटी अगर ज्यादा इसका खींचतान होगा। अब गवर्नमेंट अगर वहां पे कोई प्लांट लगाएगी, लैंड एक्वायर करेगी, ट्राइबल कम्युनिटीज रखती रहती है वहां पे, लैंड से काफी एफिनिटी उनकी होती है, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। रिसोर्सेस काफी ज्यादा हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस हो, टिम्बर हो, या फिर नेचुरल रिसोर्सेस हो, मिनरल्स हो, ये काफी ज्यादा है, बट इनका बेनिफिट इनको नहीं मिल रहा है। तो इसका सरप्लस का होना भी एक अपने आप में परेशानी की बात है। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, ये मैं आपको फ्लो चार्ट बना के इसे दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसको बोलते हैं कनेक्टिंग पैरा। इस तरह की चीजों को जब भी आप मेंस में आंसर लिखते हैं, मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन लिखा और नीचे ये डायग्राम बना के दिखा दिया, तो ये अलग तरीके से एग्जामिनर को अपील करेगा, आपने अपनी बात भी कह दी और आपका प्रेजेंटेशन भी अलग हो गया। तो इसको आप इस डायग्राम को याद रख लें और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी वाले क्वेश्चंस में इसको जरूर बनाइए, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन।
एक मिनट दीजिएगा मुझे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो एक बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ना ढंग से समझ लेते हैं। क्या है नॉर्थ ईस्ट इंडिया? ये मैप सबको याद रखना है। कभी भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप आपको बनाना हो तो आपको 10-15 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे आप स्टेट्स को देखो, ये सिक्किम है, ठीक है। यहाँ से फिर हम, ये चिकन नेक स्टार्ट हो जाता है, यही कनेक्ट करता है मेन लैंड को नॉर्थ ईस्ट से। मेनली 7 स्टेट्स हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। अगर अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दें तो लगभग सारे स्टेट्स में कभी ना कभी इंसर्जेंसी रही है। कुछ स्टेट्स को हमने मैनेज कर लिया है, जैसे मिजोरम को मैनेज कर लिया है। कुछ स्टेट्स में काफी सिक्योरिटी चैलेंजेस काफी कम हो चुके हैं, बट इंसर्जेंसी अभी भी ऑलमोस्ट 6 स्टेट्स में अभी भी किसी न किसी लेवल पे कंटिन्यूड है, और गवर्नमेंट काफी प्रयास कर रही है इंसर्जेंसी को कम करने का। तो अपन इस लेक्चर में यही देखें क्यों कंटिन्यूड है, क्या रीजन से इंसर्जेंसी को स्टार्ट होने होने के, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मेनली जो क्वेश्चंस आए हैं वो रीजंस पे आए हैं, और वे फॉरवर्ड पे आए हैं। अपन गवर्नमेंट क्या स्टेप ली है, स्टेप टेकन, गवर्नमेंट स्टेप्स, ये सब भी पढ़ेंगे। अपन डेटा भी, डेटा और फैक्ट्स देखेंगे जो अपन को सब्सटेंशिएट करने के काम आएगा किसी भी आंसर को। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक तरीका तो ये है कि मैं सीधे रीजन्स आपको पढ़ाना शुरू कर दूं, और नोट्स में पीपीटी खोल के सब कुछ बता दूं तो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एक एक करके ना स्टेट वाइज चलता हूँ। हर स्टेट की, 7 स्टेट की मैंने बात की है, आसाम से शुरू करते हैं और हर स्टेट की बात करते हैं। हर स्टेट की कहानी सुनाता हूँ आपको मैं, कि उस पर्टिकुलर स्टेट में इंसर्जेंसी क्यों शुरू हुई, उसके क्या रीजंस थे, गवर्नमेंट ने फिर उसको कैसे टैकल किया। तो उन कहानियों से आप कुछ पॉइंट्स लेंगे, कुछ मोरल्स मिलेंगे। जैसे हर स्टेट, अगर मैं असम की बात करूंगा तो असम की कहानी में बताऊंगा कि हाँ कैसे शुरू हुई इंसर्जेंसी। तो आपको फिर रीजन्स याद करने नहीं पड़ेंगे, आपको रीजन्स आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, असम से शुरू करते हैं। 1960s में क्या होता है, 1960 में क्या होता है कि असम में एक रीजन है डिगबोई। ठीक है, डिगबोई, डिगबोई में प्रेजेंस ऑफ ऑयल डिटेक्ट होता है। डिगबोई में पता चलता है कि यहाँ पे ऑयल की प्रेजेंस है। ठीक है, अब कायदे से तो जहां ऑयल की प्रेजेंस है वहीं ऑयल की रिफाइनरी लगनी चाहिए, और वहीं पे लोगों को, लोकल्स को जॉब देनी चाहिए, वहां उस रीजन में प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए। लेकिन दिग्बोई से 2500 किलोमीटर दूर बरौनी में रिफाइनरी लगाई। बरौनी कहाँ है? यार आप लोग पार्टिसिपेट करते हो ना, थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे क्लास में तो मजा आएगा। बरौनी कहाँ है, किसी को पता है? बिहार। बिल्कुल, बिहार बरौनी बिहार में है। तो बरौनी में रिफाइनरी लगाते हैं। क्या रीजन देते हैं बरौनी में रिफाइनरी लगाने का? कि बरौनी मेन लैंड से कनेक्टेड है, तो ट्रांसपोर्टेशन काफी इजी हो जाएगा, मेन लैंड से कनेक्टेड है। तो जब बरौनी में रिफाइनरी लगेगी तो जॉब कहाँ जाएगा? बरौनी में मिलेगी। डेवलपमेंट कहाँ होगा? बिहार में होगा। प्रॉस्पेरिटी कहाँ आएगी? बिहार में आएगी, बरौनी में आएगी। तो फिर इसकी वजह से, और फिर क्या होता है, 1960s में एक प्रॉब्लम तो आई। अब देखो, अब अगर आपको नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का रीजन पूछा जाए तो एक रीजन तो आपको पता चल गया ना, रिसोर्स कर्स। रिसोर्स कहाँ है और डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। फिर 1970s में क्या होता है कि हमें पता है कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ 1975 में। इस वॉर के बाद बांग्लादेशी रिफ्यूजीज आने शुरू हो गए असम में। ठीक है, रिफ्यूजी क्राइसिस स्टार्ट हुई। अब जब एक मेजरली ट्राइबल एरिया में कोई फॉरेन एलिमेंट्स आएंगे, रिफ्यूजीज आएंगे, तो क्या करेंगे ये?
दे विल स्टार्ट टेकिंग अप जॉब्स। जॉब्स में ये आने लगे वहां पे, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगे, एक्सप्लॉइटिंग इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगे। ठीक है। अभी बंगालियों का जो लैंग्वेज है, बांग्लादेशी का लैंग्वेज है, वो क्या है? बंगाली है, बंगाली लैंग्वेज है। और असम में जो बोली जाती थी वो असमीज बोली जाती थी। तो अभी बंगाली लैंग्वेज की प्राइमेसी होने लगी है असम में। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो दूसरा आपको क्या दिखता है? दूसरा रीजन एक क्या समझ में आ रहा है कि इलीगल रिफ्यूजी या इलीगल माइग्रेंट्स का भी एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है। आपको कुछ भी रटना नहीं है, ये सेकेंड रीजन। ठीक। रिसोर्स कर्स, ये फर्स्ट रीजन हो गया नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की। अभी जब अपन 6-7 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो कई सारे रीजन हमको पता चलेंगे। तो एक याद रखो। ठीक। फिर क्या होता है 1979 के बाई इलेक्शंस में, 1979 में बाई इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। इस बाई इलेक्शंस का जो रिजल्ट था ना, वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। किस वजह से? इस बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से। इनको वोट देने का राइट वाइट मिल गया था, वोट वगैरह दे रहे थे ये। तो इसकी वजह से इन्होंने, इन इलीगल माइग्रेंट्स ने इन बाई इलेक्शंस के रिजल्ट को काफी प्रभावित किया। तो इन रिजल्ट्स को प्रभावित किया, तो अब जाहिर सी बात है कि लोकल्स में एजिटेशन होगा। तो यहां से शुरू होता है पीसफुल प्रोटेस्ट। मैं पीसफुल प्रोटेस्ट बोल रहा हूं अभी, इसको हम इंसर्जेंसी नहीं बोल रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू होता है, पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टाइप का। ठीक है। कौन लीड करता है, किसी को आइडिया है? कौन शुरू करता है ये प्रोटेस्ट? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करती है, अगर किसी ने पहले इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रखा हो तो? असम गण परिषद। कौन? स्टूडेंट्स कौन कौन? Students' Union. स्टूडेंट्स ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। वो कोई भाई बोल रहा था नेशनल नागा परिषद है। भाई असम चल रहा है, नागालैंड नहीं चल रहा है अभी। सही था उसका जवाब, लेकिन वो थोड़ा पहले जवाब दे दिया उसने। जब नागालैंड पढ़ाएंगे वहां पे वो आंसर होगा। आंसू। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने पीसफुल प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया इन सारे रीजन्स की वजह से। ठीक है। पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। अब देखो, 6 साल तक। अच्छा, इस प्रोटेस्ट को इनका एक लीडर था, का नाम था प्रफुल्ल। तो पूरा नाम क्या था? प्रफुल्ल एम महांगा, कुछ से कुछ नाम था उसका। पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। प्रफुल्ल एम कर लो। ठीक है। तो ये इस प्रोटेस्ट के लीडर थे। ये 6 साल ये प्रोटेस्ट चलता है। 6 साल बाद गवर्नमेंट, 6 साल तक गवर्नमेंट इनके साथ बातचीत करती है, और 1985 में, एकदम कहानी की तरह सुनो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। और ये कहानी तो बिल्कुल नहीं याद रखनी है, ये कहानी मैं ऑन पर्पज आपको सुना रहा हूँ, ताकि आपको, जो मैं अभी एक तरीका सा था कि मैं सीधे सीधे रीजन आपको पढ़ाता, हाँ लीगल माइग्रेंट एक रीजन है, और रिसोर्स एक रीजन है, डेवलपमेंट डेफिसिट एक रीजन है, वो फिर आप रटते तो मजा नहीं आता, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता। तो ये कहानी बस इंटरेस्ट आने के लिए सुना रहा हूँ, उसको याद नहीं रखना है एकदम। ये एग्जाम का कंटेंट है भी नहीं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ मैं। तो 6 साल तक गवर्नमेंट आंसू के साथ बात करती है, और 1985 में क्या साइन होता है? असम एकॉर्ड। इसी के 40 साल 2025 में पूरे हुए थे। और मेंस में देखो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। असम एकॉर्ड। असम एकॉर्ड में क्या क्या बातें हुई कि डेवलपमेंट पैकेज दी जाएगी, डेवलपमेंट पैकेज दिया जाएगा असम को। रिफ्यूजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की गई। कैसे सॉल्व करेंगे रिफ्यूजी प्रॉब्लम को? कि 1971 के बाद जो भी रिफ्यूजीज आए हैं उनको डिटेक्ट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे, और SIR से, मतलब इलेक्टोरल रोल से, उनका नाम भी हटाएंगे। तो कुछ कुछ कट ऑफ डेट रखी गई कि इस डेट से इस डेट के बीच में जो आए उनको रखेंगे, फिर इस 1966 के से 71 के बीच में आए उनको 10 साल रहने के बाद सिटीजनशिप देंगे, 71 के बाद जो आए उनको डिपोर्ट कर देंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। असम अकॉर्ड में ये बात हुई कि रिफ्यूजी प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी। ठीक है। एक और बात होती है, असम अकॉर्ड में भी कहा जाता है कि असम की बाउंड्री का रीड्रावल अब नहीं होगा। कुछ बाउंड्री ऑफ असम विल नॉट बी रीड्रॉन। अभी इस बात की ग्रेविटी आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी। बाद में अपन जब नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस बात की ग्रेविटी आपको समझ में आएगी, तब इस पॉइंट पे मैं वापस आऊंगा।
असम के अकॉर्ड की बाउंड्री अब असम स्टेट की बाउंड्री रीड्रॉ नहीं होगी, जो आपका एरिया है उतना ही रहेगा। ठीक है। कौन सा आर्टिकल है जिसमें कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट की बाउंड्री को रीड्रॉ कर सकती है? किसी को पता है? पॉलिटी का कौन सा आर्टिकल है? Article 2. थ्री सर। आर्टिकल 2. थ्री। हाँ, 2 3 में से कोई एक है। अब किसी स्टेट को, ये देखने में छोटी बात लग रही होगी, लेकिन सेंटर के पास अगर संविधान सेंटर को इतना पावर देता है, तो कोई भी स्टेट डरता है कि हमारे बाउंड्री को भी छोटा बड़ा किया जा सकता है। असम को भी यही डर था। किस वजह से डर था वो भी मैं बताऊंगा। तो असम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह आश्वासन दिया कि ये तो आपके साथ नहीं होगा। ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो आंसू था उसका एक फ्रैक्शन था जो इस असम अकॉर्ड से सेटिस्फाइड नहीं था। ठीक है। तो उस सेक्शन ने, जो डिससेटिस्फाइड सेक्शन था, उसने स्ट्रगल को जारी रखा। और वो था उल्फा। उल्फा का फुल फॉर्म पता है? United यूनाइट Liberation Front of Assam. हाँ, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यूनाइटेड वो लिबरेशन लोग। फ्रंट ऑफ हाँ, असम। वो लोग इसको अल्फा बोलते हैं, हम इसको उल्फा बोलेंगे फॉर द ऑब्वियस रीजन बिकॉज दे आर नॉट अल्फा। सो उल्फा ये सेटिस्फाइड नहीं था, तो इन्होंने एक बनाया ये। और ये क्या चाहते थे? दे वांट्स सेपरेट सोवेरन असम। ये कहते हैं कि हमारा असम अलग कर दो और हमको सोवरेन बनाओ, अलग देश ही बनाने को की मांग करते हैं। तो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी इनमें थी। इसको हालांकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया 1919 में, बैंड इन 1990s, बैन कर दिया था 1990 में। अच्छा, असम में एक चीज और चल रही थी। एक था बोडो मूवमेंट, ये भी याद रखना। असम में एक और मूवमेंट थी, उसको कहते हैं बोडो मूवमेंट। इसको, ये मूवमेंट चला रहा था NDFB। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये असम को एक, असम के ही कुछ पार्ट को निकाल के सेपरेट बोडो लैंड बनाने की बात करते हैं। बोडो लैंड की बात करते हैं। इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं इसमें। एक इंसर्जेंट ग्रुप और असम में है, अ, शायद कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, KLO करके एक है। तो NDFB, KLO और उल्फा, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो असम में ये कैरी कर रहे हैं इंसर्जेंट मूवमेंट को। तो अभी हम कहाँ थे? हाँ, उल्फा बन गई। उल्फा सेपरेटिस्ट डिमांड्स करने लगी। अब उल्फा पे क्रैकडाउन भी ठीक से नहीं हुआ। जब उल्फा पनप रही थी उस समय, अगर इसको गवर्नमेंट ठीक से टैकल करती, खासकर स्टेट गवर्नमेंट असम की, तो ये इतना मामला बढ़ता ही नहीं। क्यों क्रैकडाउन नहीं हुआ? क्योंकि उस समय ये जो लीडर की बात मैं कर रहा था, प्रफुल्ल M की बात कर रहा था, जो आंसू का था, जो बाद में 1986 वाले इलेक्शंस में ये चीफ मिनिस्टर बन गया था। क्योंकि उल्फा भी आंसू से निकल के ही बनी थी, तो लोग वही सेम थे, तो इन्हीं के लोग थे। तो इन पे काफी लीनियंट हो गया प्रफुल्ल M। जो प्रफुल्ल महंता थे वो काफी लीनियंट हो गए और इनको पे ठीक से क्रैकडाउन इन्होंने नहीं किया। तो इसकी वजह से वायलेंस जो है 1988 आते आते पीक पे आ गई। पीक वायलेंस असम में होने लगी, बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगा। ठीक है। तो 1988 में इसी वजह से प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया असम में। 1988 में असम में प्रेसिडेंट्स रूल आता है। प्रेसिडेंट रूल आता है तो फिर क्रैकडाउन शुरू होता है। अब जब असम में क्रैकडाउन शुरू होगा तो 99% जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, वो बॉर्डरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर है, काफी पोरस बॉर्डर है। तो जैसे क्रैकडाउन शुरू होता है तो ये जो उल्फा के लोग होते हैं ये भागना शुरू करते हैं, भूटान में जाते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं, म्यांमार में जाते हैं। ठीक है। अब इनसे टैकल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना होगा। भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज करना पड़ेगा। तो 2003 में भूटान के साथ एक एग्रीमेंट साइन होता है जिससे भूटान में जो लोग छुपे हैं उनको टैकल किया जाता है। 2010 में बांग्लादेश से भी कर लेते हैं, म्यांमार से नहीं हो पाया। तो गवर्नमेंट इनका वहां पे सफाया करना शुरू करती है और फिर उल्फा होने लगता है वीक। फिर हो जाता है उल्फा वीक। 2012 से फिर उल्फा से बातचीत करना शुरू करती है गवर्नमेंट। अब देखो, भय बिन होए न प्रीत,
जब तक आपको कमजोर नहीं किया जाएगा तब तक आप एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो 2012 में पीस टॉक शुरू हुए और अभी दिसंबर 2023 में अमित शाह सर ने साइन किया उल्फा पीस अकॉर्ड। एक तरीका, एक वे फॉरवर्ड आपको क्या समझ में आया कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए टैकल करने के लिए। ठीक है, तो असम की कहानी क्लियर है। अब एक और इंसर्जेंसी की बात करते हैं, उसको बोलते हैं लुसाई हिल इंसर्जेंसी। एक स्टेट हो गया सब, अब चलते हैं लुसाई हिल्स पे। लुसाई हिल्स इंसर्जेंसी, लुसाई हिल्स जिस टाइम यहाँ पे इंसर्जेंसी शुरू हुई 1960s में, तो दिस वाज द पार्ट ऑफ असम, ग्रेटर असम का ये पार्ट था। बाद में मिजोरम जब अलग स्टेट बना तो फिर लुसाई हिल्स मिजोरम का पार्ट हो गया। तो इसको मिजोरम इंसर्जेंसी भी बोल सकते हैं, इसको मिजोरम स्टेट की तरह भी पढ़ सकते हैं। तो असम अपन ने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मिजोरम। 1966 में क्या हुआ कि यहाँ पे फेमाइन आया मिजोरम में। ठीक है, आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट एरियाज में बैम्बू का जो प्लांटेशन है या बैम्बू की खेती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बेम्बू में हर 50 साल पे एक अलग तरीके के फ्लावर्स आते हैं। बेम्बू में जनरली फ्लावर्स नहीं होते हैं, आप लोग जब भी बेम्बू के प्लांट्स देखोगे तो उसमें आपको फ्लावर्स नहीं दिखेंगे। लेकिन हर 50 ईयर साइकिल में एक सर्टेन टाइप का फ्लावर आता है जिसमें एक खास तरह की सुगंध होती है, खास तरह का सेंट, एक खास तरह का एरोमा होता है जो अपनी तरफ पेस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। तो फिर एरिया में पेस्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और पेस्ट जब बहुत ज़्यादा होंगे तो जो फसलें होंगी, जो क्रॉप्स होंगे, उनको बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो 1966 वाज सच ए ईयर जहां पे फसलों को काफी नुकसान हुआ और फैमाइन आ गया। बट अभी आप देखोगे लुसाई हिल्स का पोजीशन, अगर ये रफ नॉर्थ ईस्ट का डायग्राम देखें तो लुसाई हिल्स कहीं इधर है, लुसाई हिल्स कहीं इधर है, और असम का ये पार्ट था, ग्रेटर असम का, तो कैपिटल कहीं यहाँ था। डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, तो गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान नहीं दिया इस फेमाइन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो गवर्नमेंट नेग्लिजेंस, वन मोर रीजन ऑफ इंसर्जेंसी, नेग्लिजेंस बाय गवर्नमेंट या फिर गवर्नेंस डेफिसिट। अब मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं कि अगली बार जब आप, जब एग्जाम में जब आप रीजन लिखना स्टार्ट करें तो आपने रीजन लिखा गवर्नेंस डेफिसिट, बगल में आप एग्जाम्पल लिखे 1966 फेमाइन कॉज्ड मिजोरम इंसर्जेंसी, नंबर वहां से आते हैं। सिर्फ गवर्नेंस डेफिसिट एक पॉइंट लिख के आगे बढ़ जाने से नंबर नहीं आएगा। इसलिए मैं इतनी कहानी सुना रहा हूँ कि आपके पास एग्जाम्पल्स इकट्ठे होते जाएं। तो ये एक रीजन हो गया, नेग्लिजेंस बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डेफिसिट। इसकी वजह से लाल डेंगा करके एक आदमी था, तो लाल डेंगा ने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मीजो नेशनल फेमाइन फ्रंट। और इसने अपनी, इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कैपेसिटी में फेमाइन से लड़ने का काम स्टार्ट किया। ठीक है, फेमाइन से लड़ लिया, फिर बाद में जब ऑर्गेनाइजेशन बनी गई तो सिर्फ फेमाइन से लड़ने तक थोड़ी ना ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेगी, फिर और सारी चीजों के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट और डिमांड्स और इंसर्जेंसी शुरू की। 20 साल तक इस ग्रुप ने इंसर्जेंसी किया। 20 साल तक इंसर्जेंसी चलने के बाद 1986 में, 86 में मीजो एकॉर्ड साइन हुआ। ऑब्वियसली कि क्या डिमांड रही होगी कि यार हमको असम का पार्ट थोड़ी रहना है, असम की कैपिटल इतनी दूर है, इतना ज्यादा एरिया है, ध्यान थोड़ी रख पाते हैं हमारा, तो हमें मिजोरम एक अलग स्टेट बना के दो। अब एक स्टेट बनाने की डिमांड लेजिटिमेट डिमांड है, देश से बाहर निकलने की, अलग देश बनाने की डिमांड इलेजिटिमेट डिमांड है। तो लेजिटिमेट डिमांड्स को सरकार को मान लेना चाहिए इंसर्जेंसीज को सप्रेस करने के लिए, इंसर्जेंसीज को खत्म करने के लिए। तो मिजो एकॉर्ड साइन हुआ और मिजोरम बना, फिर मिजोरम स्टेट बना। यहाँ से एक सीख हमें ये भी मिलती है कि जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो एजिटेट कर रहे हैं, इनकी लेजिटिमेट डिमांड्स को मान लिया जाए। अगर वे फॉरवर्ड कभी आप लिखे तो ये ट्रायंगल बना के दिखा सकते हैं। एक तो सिक्योरिटी अप्रोच, कि वायलेंस को वायलेंस से ही क्रस किया जाए, बट लेजिटिमेट डिमांड्स को मान लिया जाए और डेवलपमेंटल वर्क्स किए जाए। ये ट्रायंगल एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये हुआ, ये मिजोरम ये अपना। अगला जो
इंसर्जेंसी अपन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे वो नागालैंड की पढ़ेंगे। नागालैंड का केस देखते हैं। अभी तक किसी को कोई दिक्कत असम और मिजोरम में? नो सर। चल, नागालैंड पे आते हैं। 1955 में क्या होता है कि एक ग्रुप बनता है, नागा नेशनल काउंसिल। ठीक है। इनका लीडर होता है जिपो रिजो। ठीक। ये डिमांड करना शुरू करते हैं। इनकी डिमांड थी ग्रेटर नागालिम की। अब ग्रेटर नागालिम क्या है? अपन अगर नॉर्थ ईस्ट के मैप में नागालैंड को देखें, अगर ये नॉर्थ ईस्ट का रफ रफ मैप अपन बनाए, तो नागालैंड यहाँ कहीं है। जो स्पेसिफिक स्टेट है वो नागालैंड यहाँ पे है। लेकिन नागा एक ट्राइब है, वो एक एथनिक ग्रुप है। और ये नागा लोग इधर 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 भी बसे हैं, अलग अलग स्टेट्स में, वैसे आसाम में भी हैं, नीचे इधर त्रिपुरा वगैरह में भी है, और म्यांमार में भी हैं। तो ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ ये नागा है ये हमारा एरिया है, और इस पूरे एरिया को अपन बनाएंगे ग्रेटर नागालैंड। ये इसकी डिमांड करते हैं। ठीक। और इसको अलग देशी बनाने की मांग करते हैं। तो ये नागा नेशनल काउंसिल ये काम शुरू करती है। फिर ये इंडिपेंडेंस भी डिमांड करते हैं। ये डिमांड के इन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस। दे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। और इनकी बन जाती है एक नागा फेडरल गवर्नमेंट। अपना ये गवर्नमेंट बना लेते हैं, और अपनी आर्मी बना लेते हैं, नागा नेशनल आर्मी। अगर कोई नोट वगैरह कर रहा हो तो उसको नोट वगैरह मत करो, इसमें नोट बनाने जैसा कुछ है नहीं, बस ये कहानी है। ठीक है। ये 1956 7 8 में ये सब चल रहा था, तो इस काफी इंसर्जेंसी बढ़ गई थी, तो इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट 1958 में आफ्सपा इनेक्ट करती है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में इनेक्ट करती है। अब इसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट मिलती है। वो भी वायलेंस करना शुरू करते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं, और उसके रिटेलिएशन में वायलेंस इंसर्जेंसी और बढ़ती है। तो वन साइज फिट ऑल अप्रोच, ट्रिगर हैप्पी कल्चर, इस तरह के एक्ट्स का इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन या फिर दुरुपयोग, मिसयूज भी एक रीजन है इंसर्जेंसीज को कॉन्टिन्यूड रहने का, इंसर्जेंसीज के कॉन्टिन्यूड रहने का। समझ आ रही है? तो ये भी एक रीजन हो सकता है। इंसर्जेंसी फिर भी कंटिन्यू रहती है, तो इंसर्जेंसी अभी भी कंटिन्यू है 1975 में। और इसी के बीच में 1970s में एनएससीएन करके एक और ग्रुप बन जाता है। एनएससीएन करके एक और ग्रुप बन जाता है, ये इंसर्जेंसी को कंटिन्यू रखती है 1975 में। अब एक बात और देखो, 1975, 50 साल हो रहे हैं इसके, 2025 में 50 साल हुए हैं। इसकी वजह से भी एकॉर्ड्स वाले क्वेश्चन आए। तो 1975 में शिलोंग एकॉर्ड साइन होता है। शिलोंग एकॉर्ड साइन होता है इसके किसके बीच में? एनएनसी, नागा नेशनल काउंसिल, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में शिलोंग अकॉर्ड साइन होता है। जब भी कोई अकॉर्ड साइन होता है, जब भी कोई समझौता होता है, तो देखो कोई भी इंसर्जेंसी चल रही है, कोई भी स्ट्रगल चल रहा है, तो उस स्ट्रगल में जो पार्टी है, जैसे नागा नेशनल काउंसिल एक पार्टी है, तो उसमें कई टाइप के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। किसी का इंटरेस्ट सिर्फ पैसा कमाना होता है, किसी का इंटरेस्ट उसमें सिर्फ पावर गेन करना होता है। जैसे कोई लीडर बनेगा उस ग्रुप का, तो उसके कुछ सपोर्टर्स होंगे, कुछ फॉलोअर्स होंगे, तो उसको पावर मिलती है, तो वो नहीं चाहता है कि वो पावर डाइल्यूट हो। तो सारे फ्रैक्शंस जो होते हैं उस पार्टी के, वो सब सेटिस्फाइड नहीं होते। तो जैसे उल्फा वाला केस अपना अपन ने देखा, आंसू के साथ एग्रीमेंट हो गया, बट फिर भी उल्फा ने अपना एक डिफरेंट आउटफिट बना के इंसर्जेंसी कायम रखी। जैसे अपन अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां देखते हैं कि इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ काम कर रही है, लेकिन उसके मेथोडोलॉजी से सेटिस्फाई नहीं होके फिर गरम दल बनता है अलग, या फिर मिलिटेंट सी अलग शुरू होती है, तो एचएसआरए बन रहा है, एचआरए बन रहा है। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो 1988 एनएससीएन, मैंने आपको बताया कि 1975 1980s में ये एनएससीएन फॉर्म हो गया था, ये भी इंसर्जेंसी को चला रहा था। 1975 में शिलोंग अकॉर्ड होने के बाद जो फ्रैक्शंस, जो एनएससीएन था वो दो फ्रैक्शन में बट गया। ठीक। एक बनता है एनएससीएन आईएम, एक बनता है एनएससीएन के, एनएससीएन खापलांग। ठीक है। एनएससीएन आईएम, ये दोनों इंसर्जेंसी में
दोनों इंसर्जेंट ग्रुप्स थे। लेकिन गवर्नमेंट ने एनएससीएम आईएन दोनों के साथ बातचीत करने की कोशिश की। गवर्नमेंट इसके साथ बातचीत करने में सफल रही। 1997 में गवर्नमेंट एनएससीएम आईएम के साथ सीज फायर एग्रीमेंट साइन करती है। ठीक। 2015 में गवर्नमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करती है इनके साथ, और इनकी तरफ से वायलेंस रुक जाता है, वायलेंस स्टॉप्ड। ठीक। लेकिन एनएससीएन के जो है, ये अभी भी एक्टिव है नागालैंड में, और ये वायलेंस एंड इंसर्जेंसी इज स्टिल कंटिन्यूइंग बाय दिस ग्रुप। वायलेंस एंड इंसर्जेंसी स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है। क्यों? ये जो ग्रुप है ना, दिस ग्रुप इज चाइना सपोर्टेड। इस ग्रुप को चाइना सपोर्ट करती है। इस ग्रुप को चाइना का सपोर्ट, आर्म्ड फंड्स, ये सब चाइना देती है इनको। तो एनएससीएन के अभी भी कंटिन्यू रखता है। तो एक रीजन हमें वायलेंस के कंटिन्यू रहने का, इंसर्जेंसी के कंटिन्यू रहने का एक रीजन हमें और दिखा। क्या? एक्सटर्नल सपोर्ट। ठीक। अब जब भी एक्सटर्नल सपोर्ट का लिखेंगे आप एग्जाम में, क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ कंटिन्यूइंग द नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, वन ऑफ द पॉइंट दैट यू विल राइट इज एक्सटर्नल सपोर्ट। इन एग्जाम्पल यू विल राइट लाइक एनएससीएन इज सपोर्टेड बाय, एनएससीएन के इज सपोर्टेड बाय चाइना। ये डिफरेंट हमें करना होता है बस एग्जाम में। तो ये नागालैंड की बात हुई। अब अपन आते हैं मणिपुर पे। बस एक बार सारे स्टेट्स खत्म हो जाए, फिर ज्यादा कुछ बस बचता नहीं है लेक्चर में। 1970s में कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं, कुछ इनकी डेवलपमेंटल डिमांड्स होती हैं जो फुलफिल नहीं होती हैं। वैसे भी ये सारे बहुत, ये एरियाज बहुत अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले सिक्किम में था, तो वहां पे लाइक, सिक्किम में गैंगटोक एक जगह है जो उसकी कैपिटल है। उसके बाद हिल्स पे दूर दूर बहुत सारे गांव है, 10 घर का गांव है, 20 घर का गांव है, और लिटरली उनके पास कोई भी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी नहीं है। मतलब अगर उनको पढ़ाई करनी है तो भी 200 किलोमीटर गैंगटोक जाना है। वहां पे क्योंकि आर्मी और आईटीबीपी का डिप्लॉयमेंट है, थोड़ा बहुत पोर्टर वगैरह का जॉब वहां के लोगों को लोकल मिल जाता है, बाकी कोई भी लाइवलीहुड वहां पे नहीं है। तो फिर काफी, मतलब डेवलपमेंटल गैप्स काफी हैं। तो डेवलपमेंटल इश्यूज तो इन एरिया में है भी। ठीक। और फिर इसकी वजह से एजिटेशन होता है, और ये लोग कहना शुरू करते हैं कि हमारा जो इंडिया के साथ यूनियन हुआ था, यूनियन विथ इंडिया वॉज डन विथ कोerसन। तो ये कहते हैं कि हमारा जो इंडिया के साथ यूनियन हुआ था वो दबाव में हुआ था, वी आर नॉट नेचुरली पार्ट ऑफ इंडिया। तो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी होता है इंसर्जेंसीज का, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये भी, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ इंसर्जेंसी। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। और ये कहते हैं कि वी आर नॉट मच एफिलिएटेड विथ इंडिया, नॉट मच एफिलिएशन। तो यहाँ पे एक आउटफिट बनती है पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ठीक। ये कहते हैं कि जो जो मणिपुर में ग्रुप, सारे इतने ग्रुप्स हैं, उनको हम यूनाइट करेंगे और हम स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे। अब मणिपुर आप देखोगे तो मणिपुर इज डिवाइडेड इन दिस वे, लाइक यहाँ पे हिल्स हैं, यहाँ पे वैलीज हैं। और हिल्स पे अलग कम्युनिटी रहती है, हिल्स पे कुकी नागा लोग रहते हैं, कुकी और नागा लोग रहते हैं। और वैलीज में मैती लोग रहते हैं। तो कहती है कि पीएलए बनती है, कहती है हम इन सबको इकट्ठा करेंगे और इंसर्जेंसी को कंटिन्यू रखेंगे। एक और ग्रुप है यूनाइटेड एनएलएफ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फोर्स, पीएलए यूनाइटेड। ये मेनली एक मेती इंसर्जेंसी आउटफिट है। तो ये कहती है कि, ये कहती है कि मणिपुर को एक अलग स्टेट ही बनाओ, एक अलग कंट्री बनाओ। इसको ये इनका डिमांड है कि दे एम्स टू स्टेब्लिश इंसर्जेंट सोशलिस्ट मणिपुर, एम्स टू स्टेब्लिश इंसर्जेंट सोशलिस्ट मणिपुर। कुछ नहीं याद रखना है, बस पीएलए याद रख लो कि हम मणिपुर में दो आउटफिट्स एक्टिव है, पीएलए, यूनाइटेड एनएलएफ या यूएनएलएफ। ठीक है, ये हो गया मणिपुर का कहानी। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। ठीक है। त्रिपुरा में जो आउटफिट काम कर रहा है, या काम कर रहा था, बोला त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स।
वीडियो और ऑडियो सबको क्लियर है ना? कोई एक बता दो यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स, TNN। ठीक। 1971 में अगेन बांग्लादेश वॉर हुआ, रिफ्यूजी प्रॉब्लम हुई। यहाँ भी यही प्रॉब्लम थी। ठीक है। त्रिपुरा में बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन ही थी, बट रिफ्यूजी क्राइसिस के बाद जो 40% पॉपुलेशन त्रिपुरा में है, वो नॉन ट्राइबल हो गई। तो जो इस लेवल पे यहाँ पे रिफ्यूजी प्रॉब्लम हुई। ठीक। और त्रिपुरा के लोगों ने इसके खिलाफ एजिटेट किया, और इस ग्रुप ने फिर इंसर्जेंसी शुरू की। त्रिपुरा हो गया। अब मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में जो आउटफिट एक्टिव है, जिसको बोलते हैं गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये 2009 में एक्टिव हुई थी। इनकी डिमांड है सोवेरन गारो लैंड की। ये कहते हैं कि हमें गारो लैंड दे दो सोवेरन, हमारा अलग से। ठीक है। अब ये सोवेरन गारो हिल्स का नाम आपने सुना है ना? गारो हिल्स में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। कहते हैं ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमें अलग करके हमारा अपना दे दो, 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन गारो हिल्स। इनकी बस इतनी सी कहानी है। तो आई थिंक अरुणाचल प्रदेश छोड़ के हमने सारे स्टेट्स देख लिए ना? तो फिर अब आपको कहानी समझ में आ गई, आइडिया हुआ कि कोई इंसर्जेंसी क्यों शुरू हो रही है, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है आस पास जैसे एक्ट को ला के हार्ड हैंड भी रख रही है, फिर उनके साथ बातचीत करके उसके साथ नेगोशिएट करके डील भी कर रही है, डेवलपमेंट के काम भी कर रही है। तो गवर्नमेंट कैसे डील कर रही है, इंसर्जेंसी क्यों शुरू हो रही है, इंसर्जेंसी इंसर्जेंसी क्यों कंटिन्यू रह रही है, ये सारी चीजें हमने समझ ली। बस इसको अब हमें स्ट्रक्चर करना है ताकि आंसर लिखने में आसानी हो। उससे पहले एक चीज हमें ये देखनी है। ये देखो, एक्सटेंट ऑफ इंसर्जेंसी, ये वाला जो मैप है ना, आपके दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में एक्सटेंट आप ऐसे ही दिखाओगे। देखो, क्या बताया, असम, असम में उल्फा बताया, एनडीबीएफ बताया, केएलओ कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बताया। ठीक है। असम दिखा के यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे। अरुणाचल प्रदेश में कुछ नहीं है, शांत एरिया है। नागालैंड में एनएससीएन आईएम, एनएससीएन के दिखाया, एनएससीएन आईएम के साथ 2015 में ही पीस अकॉर्ड हो चुका था, ये अभी वायलेंस कंटिन्यू रख रहा है। मणिपुर में यूएनएलएफ की बात हुई, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट की बात हुई। मिजोरम में एमएनएफ, मिजो नेशनल फ्रंट की बात हुई। मिजो नेशनल फ्रंट जो फेमेन से लड़ने के लिए बना था, बाद में इसका नाम मिजो नेशनल फ्रंट हो गया। त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और अभी जो मैंने बताया कौन सा गारो, ये त्रिपुरा वॉलंटियर करके कुछ बताया था ना, त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स, TNN, TNN। ठीक। मेघालय में गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, या फिर गारो, हाँ, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी। तो कोई भी नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन आता है, तो आपको एक एक्सटेंट, या फिर ये दिखाने के लिए कि हाँ मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या इंसर्जेंसी चल रही है, कौन कर रहा है, आप ये मैप बनाओगे जल्दी से 30 सेकंड में, और ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिख दोगे। ठीक। क्लियर है? ये नोट्स मैं दे दूंगा बाद में उसे आपको। ठीक है, इस पर बात चलते हैं। अब कुछ फैक्ट्स एंड डेटा देखते हैं। अब यहाँ से क्लास में बहुत टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी देख के चलेंगे, क्योंकि अब कुछ समझने जैसी चीज नहीं है। एमएचए के 2020 और 21 की जो एनुअल रिपोर्ट है, वो कहती है कि ओवरऑल सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड। तो सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है। 2000 से लेके 2020 तक जो इंसर्जेंसी रिलेटेड वायलेंस है, उसमें 70% का डिक्लाइन आया है। याद रहेगा ये डेटा? 2000 से 2020 में इंसर्जेंसी रिलेटेड वायलेंस में 70% का डिक्लाइन आया है। 2000 से 2020 में नंबर ऑफ डेथ्स 824 से घटकर 48 हो गई है, 824 से घटकर 48 हो गई। ठीक। तो ये डेटा आप इंट्रो, अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा है कि आप बताओ कि हाँ डिक्लाइन हो रहा है गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, तो इस डेटा से आप क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। 99% नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स आर इंटरनेशनल, बता दिया मैंने आपको। नॉर्थ ईस्ट रीजन कवर्स 8% ऑफ जोग्राफिकल एरिया एंड अबाउट 4% ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन, ये भी बताया आपको। मोर देन 200 एथनिक ग्रुप्स, डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस एंड सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज आर देयर। इन सब से भी आप ये सब ध्यान में रखो, इन सब से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो आंसर को। करंट स्टेट ऑफ इंसर्जेंसी अगर देखें तो वही बात है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एनुअल रिपोर्ट 2021, द सिक्योरिटी सिचुएशन इन इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैज इंप्रूव्ड सब्सटेंशियली फ्रॉम 2014। कोई बड़ी बात नहीं है।
ईयर 2020 रिकॉर्डेड द लोवेस्ट इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स एंड कैजुअलिटीज अमंग द सिविलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स। कंपेयर टू 2014, 80% रिडक्शन है 2020 में। वाइल कैजुअलिटीज अमंग द सिक्योरिटी फोर्सेस ड्रॉप फ्रॉम बाई 75%। जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटी थी वो 75% से कम हो गई है। जो सिविलियन फेटेलिटीज थी, सिविलियन कैजुअलिटीज थी, वो 99% कम हो गई। ये सब डेटा आप याद रखो। अब एक बार ये देख लो कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के ड्राइवर्स क्या क्या है। मैंने बता ही दिया था आपको कहानी में। ज्योग्राफिकल ड्राइवर देख लो, पोरस बॉर्डर, 99% ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर नॉन फेंस्ड। तो अगर सरकार क्रैकडाउन शुरू करती है तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं। इनको फंड्स की, आर्म्स की जरूरत होती है। पोरस बॉर्डर होने की वजह से इंटरनेशनल सपोर्ट इनको मिलता है। इन सारी वजहों से, ऐसे ज्योग्राफिकल कंडीशंस होने की वजह से जो है कॉन्टिन्यूड है इंसर्जेंसी अभी भी। डिफिकल्ट टेरेन है। जब टेरेन डिफिकल्ट है तो यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट बहुत मुश्किल है, पेट्रोलिंग बहुत मुश्किल है, या फिर यहाँ पे वॉरफेयर बहुत मुश्किल है। तो डिफिकल्ट टेरेन भी एक वजह है इंसर्जेंसी को कंटिन्यू रहने का। प्रॉक्सिमिटी टू गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल सबको पता ही है। तो बता सकता है कौन कौन सी कंट्रीज है गोल्डन ट्रायंगल में? कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, यही होंगी। गूगल करिएगा आप लोग। तो क्योंकि यहाँ पे ड्रग प्रोडक्शन काफी ज्यादा है, तो ये ड्रग का इलीगल ट्रेड जो होता है नॉर्थ ईस्ट में, गोल्डन ट्रायंगल होने की वजह से नॉर्थ ईस्ट में ड्रग का इलीगल ट्रेड बहुत ज्यादा है, नार्को मनी बहुत ज्यादा है। तो दैट इज ऑल्सो ए रीजन ऑफ कॉन्टिन्यूड नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। किसी ने अभी ये वाली फैमिली मैन 3 देखी? कोई तो देखा होगा। तो उसमें यही नागालैंड वाला दिखाता है कि कैसे ड्रग कार्टेल एक्टिव है, उसकी वजह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे है, और उसकी वजह से इंसर्जेंट ग्रुप्स उससे कैसे रिलेवेंट है। पुअर कनेक्टिविटी टू मेनलैंड, एक चिकन नेक के अलावा कुछ हमारे पास रास्ता ही नहीं है वहां जाने का। फिर पॉलिटिकल। अभी देखो, जब भी आप किसी चीज का रीजंस पढ़ो ना, तो उसको ऐसे सब ग्रुप में तोड़ के याद रखना आसान होता है, और एग्जाम में भी आप ऐसे अगर सब ग्रुप्स बना के लिखोगे, जोग्राफिकल अलग, पॉलिटिकल अलग, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट अलग, इथनिक अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग, तो काफी अच्छा इंपैक्ट आएगा। पॉलिटिकल, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एट सेंटर, सेंटर में इनका बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। पॉलिटिकल, पुलिस और क्रिमिनल का नेक्सस है वहां पे। और इकोनॉमिक, देखो पॉवर्टी है 22%, 22.5% हाइयर देन नेशनल एवरेज। जो हमारा नेशनल एवरेज है पॉवर्टी का, उससे 22.5% ज्यादा पॉवर्टी नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। नॉर्थ ईस्ट रीजन अकाउंटेड फॉर ओनली 2% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन 2019। मतलब 2019 में इंडिया में जितना भी इन्वेस्टमेंट आया, उसका सिर्फ 2% गया नॉर्थ ईस्ट रीजन में। लैंड एरिया 8% है, पॉपुलेशन 4% है, और इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2%। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा है। पुअर फिजिकल एंड सोशल इंफ्रा, ऑब्वियसली। इथनिक रीजंस क्या है? वीक कल्चरल एफिनिटी विथ मेन लैंड। तो जो मेन लैंड है उसके साथ कल्चरल एफिनिटी काफी कम है। अभी आप ये देखो कि जब भी आप देखोगे दिल्ली, दिल्ली वगैरह में कोई नॉर्थ ईस्ट की लड़का या लड़की पढ़ने आता है, तो कई लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मतलब कई लोग उनको चाइनीज समझते हैं, नेपाली समझते हैं। अबे चाइनीज, अबे नेपाली, अबे चाउमीन, ऐसे बुलाते हैं। मतलब काफी एफिनिटी इस वजह से भी कम हो जाती है उन लोगों की। तो वीक कल्चरल एफिनिटी विद मेनलैंड। परसीव्ड फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट, उनको लगता है कि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। अभी गवर्नमेंट काफी काम करना शुरू की है, वो काफी स्टेप्स लेना शुरू की है गवर्नमेंट, इनको इंटीग्रेट करने के लिए, डेवलपमेंट असिस्टेंस, इकोनॉमिक असिस्टेंस पहुंचाने के लिए। दैट विल सी आगे स्टेप्स टेकन में। बट एक नेग्लेक्ट वाली फीलिंग तो है ही। इलीगल माइग्रेशन होता है, डेमोग्राफिक चेंज होता है, ये भी एक रीजन है, बता ही दिया था मैंने। इथनिक वायलेंस भी है, कुकी वर्सेस मैती वाला जो भी चल रहा है, ये भी है। ये सब भी रीजन है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस भी हमारी तरफ से हैं, आफ्सपा जैसे एक्ट्स का मिसयूज है, करप्शन है, लैक ऑफ लोकल नॉलेज। अभी देखो, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उधर जाएगा, या फिर जो भी सीएपीएफ का बंदा जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर काफी डिफरेंट है। जब तक हम उसके उससे अवेयर नहीं होंगे, तब तक हम वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी कैसे संभालेंगे? हम कुछ ऐसा कर देंगे जो उनके कल्चर के एडवर्स होगा, जो वहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो लोकल यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सब ये सब टॉप डाउन अप्रोच वाली बातें हैं। मतलब काफी कम अंडरस्टैंडिंग है उनको। इसका एक वे फॉरवर्ड हो सकता है कि रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं। जैसे अभी यूपीएससी में ट्रेनिंग मेनली लबसना में होती है, या फिर नागपुर में होगी,
लखनऊ में होगी, हैदराबाद में होगी, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट्स में कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है? एडमिनिस्टर तो आप वहां भी करोगे जाके ना। कैडर तो सिक्किम का भी है, कैडर तो अरुणाचल का भी है, कैडर तो मेघालय का भी, त्रिपुरा कैडर भी है, ये तो वहां भी जाते हैं। तो ट्रेनिंग वहां की स्पेसिफिक क्यों नहीं होती? वहां भी कोई इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है? 2 महीने 4 महीने वहां ले जाके क्यों नहीं रखते हैं? ताकि लोकल कल्चर का नॉलेज हो। तो लैक ऑफ लोकल नॉलेज है। कम से कम ऐसा कर दो कि जिनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कैडर मिल रहा है उनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहां बना दो। तो ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर वो टॉप डाउन अप्रोच हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का। वन साइज फिट ऑल अप्रोच है। हर स्टेट का डायनेमिक अलग है, हर स्टेट की प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो हर स्टेट को डील करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। कोई स्टेट सोवरन सोवरन कंट्री बनाने की डिमांड कर रहा है, कोई स्टेट सिर्फ स्टेटहुड मांग रहा है, कोई स्टेट सिर्फ डेवलपमेंट असिस्टेंस चाहता है। कहीं पे ड्रग है इसकी वजह से इंसर्जेंसी है, कहीं पे इंसर्जेंसी है इसकी वजह से ड्रग है। तो हर स्टेट को डील करने का तरीका अलग होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट और ऑर्डिनरली वन साइज फिट ऑल अप्रोच लेती है। आपसा लगाना है, यहाँ लगा दो, वहां लगा दो, सिक्योरिटी सब जगह सीपीएफ डिप्लॉय कर दो। तो इस तरह से ये चीजें ड्राइव कर रही हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना हो? कोई बोलेगा? चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मोहित मरोड़ी चैट में कुछ कह रहे हैं, रेसिज्म नहीं क्लियर है सर। मोहित यार थोड़ा अनम्यूट करके एक्सप्लेन करोगे क्या कहना चाह रहे हो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर मैंने आज से क्लासेस ज्वाइन की, मुझे कल की क्लास कहाँ से मिलेगी? वो यूट्यूब पे अपलोड है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाली क्लास, जो पहले लेक्चर था। सर ये रिकॉर्डेड यूट्यूब पे देखो। क्लासेस मुझे मिल सकती है? हाँ हाँ, मिल जाएगी मिल जाएगी। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं ना। अभी ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है इन इंसर्जेंसीज का, स्टेट बाउंड्रीज वगैरह। अच्छा हाँ, वो नागालैंड का जब मैं पढ़ा रहा था आपको ना, तो वहां पे जो ग्रेटर नागालैंड का डिमांड उन लोग कर रहे थे, एनएनसी वाले। तो वो कहते हैं ग्रेटर नागालैंड बनाना था, उसमें कुछ एरिया असम का भी आ रहा था। और असम अकॉर्ड तो जब पहले ही साइन हो चुका था, वहां बोला गया था कि असम के एरिया को फिर से रीड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये सब टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं जिसकी वजह से सारे डिमांड्स पूरे भी नहीं किया सकते हैं। अब आप पूछो कि सर ग्रेटर नागालैंड बना क्यों नहीं दे रहा है फिर? तो भाई म्यांमार का एरिया कहाँ से लाके देंगे ग्रेटर नागालैंड में? असम की बाउंड्री को रीड्रॉ नहीं करना है, कहाँ से लाके देंगे उनको? तो सारी डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकते, बट कैसे नेविगेट करना है इन प्रॉब्लम्स के बीच में, ये गवर्नमेंट को सिंसियरली देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। हिस्टोरिकल रीजंस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज लेड टू कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स बाय डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं, जैसे असम मेघालय में, असम मिजोरम में डिस्प्यूट्स हैं। तो कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। जोग्राफिकली पोरस बॉर्डर्स, म्यांमार में फ्री मूवमेंट रिजीम है, बांग्लादेश के साथ भी फ्री मूवमेंट जैसा हमारे पास कुछ है तो एग्रीमेंट है। डिफिकल्ट टेरेन है, कनेक्टिविटी इशूज हैं, गोल्डन ट्रायंगल से प्रॉक्सिमिटी है, मेन मेन स्ट्रीम से आइसोलेशन है। तो इन सब वजह से ये जोग्राफिकल रीजन्स भी हैं इन इंसर्जेंसीज के। पॉलिटिकल रीजंस है, लो रिप्रेजेंटेशन एट सेंटर एंड गवर्नेंस डेफिसिट, ये पॉलिटिकल रीजंस हैं। ठीक, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड डेवलपमेंटल रीजंस भी हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, हाई पॉवर्टी है, आपको डेटा मैंने बता ही दिया था कि 2.8%। देखो 8%, जोग्राफिकल एरिया 8% है, ठीक, पॉपुलेशन 4% है, बट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 2.8%। ये डेटा भी काम आएगा, तो ये डेटा भी याद रखो आप। काफी सारे इथनिक ग्रुप्स हैं, 200 डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स हैं। कुछ कुछ तो बीच में लड़ते भी रहते हैं, नागा कुकी, मैती कुकी, इस सब के बीच की लड़ाई है। इलीगल इमिग्रेशन है, जो इनका अपना नेचुरल डेमोग्राफी है वो चेंज होता है। फियर ऑफ इरोजन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, जब इलीगल माइग्रेशन होगा तो कल्चरल आइडेंटिटी को इरोड होने का एक डर तो हमेशा बना ही रहेगा। वन साइज फिट ऑल अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला बता दिया था। ट्रांसनेशनल सपोर्ट, सेफ हेवन्स, म्यांमार में सेफ हेवन है, बांग्लादेश में सेफ हेवन है एनएससीएन का। एमएनएफ का फंड है, एमएनएफ को फंड मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है चाइना से। पाक सपोर्ट करता है क्रॉस बॉर्डर एथनिक ग्रुप्स को। कारेंस, काचिन्स, एनएससीएन, ये सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है। तो मोरलेस हमने अलग अलग स्टेट के कहानियों में जो भी रीजन्स देखे थे, सबको एक जगह हमने कवर कर दिया है। तो आपको इसको याद करना है, इसके एग्जांपल्स याद करने हैं, ये डेटा याद करना है। ये वाला अगर आप फ्लो चार्ट
ऐसे बना के अगर कॉजेज लिख सकते हो तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ऊपर जो मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का मैप दिखाया था जिसमें अलग अलग ग्रुप्स को मैंने मैप किया था, वो भी याद रखना है। ठीक। चलो रीजन्स तो अपना हो गया। अब आते हैं गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या क्या लिया है। ये पूरा प्योरली आपको रटना पड़ेगा, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। जितना अधिक आप याद इसको रखोगे उतना आप एग्जाम में लिख पाओगे। सोचना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बस इसको कैटेगराइज कर सकते हो गवर्नमेंट के स्टेप्स को। सिक्योरिटी अप्रोच में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए, यहाँ पे वहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, वायलेंस को क्रश करने के लिए, इंसर्जेंसी को क्रश करने के लिए क्या क्या अप्रोच लेती है। डिप्लॉयमेंट ऑफ असम राइफल्स, बीएसएफ, इंडियन आर्मी, बेसिकली सीएपीएफ प्लस आर्मी का डिप्लॉयमेंट करती है। ठीक है। मिलिट्री ऑपरेशंस एक दो याद रख लो, ऑपरेशन बजरंग, ऑपरेशन राइनो, ऑपरेशन हॉट परस्यूट, ये उल्फा के अगेंस्ट हुए ऑपरेशंस हैं। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल है मिजोरम में। एप्लीकेशन ऑफ आपस्पा इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। ठीक है। डीएनए अप्रोच या पीस टॉक्स, जहां जहां जरूरत है वहां गवर्नमेंट पीस टॉक्स भी करती है, उनके लेजिटिमेट डिमांड्स को मानती भी है। बोडो अकॉर्ड, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद नागा ग्रुप्स, बीआरयू अकॉर्ड्स, सरेंडर। आप ये अकॉर्ड में याद रखो ना, आप याद असम अकॉर्ड याद रखो। ठीक, जो जो अकॉर्ड्स मैंने पढ़ाए हैं अभी। एक है सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सरेंडर करने का ऑप्शन दिया जाता है, फिर उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। अच्छा तरीका है इंसर्जेंट से निपटने का। अपने ही लोग हैं, ट्रिगर हैप्पी कल्चर तो आप नहीं रख सकते ना, जहां देखो वहां गोली मारो, या फिर मारने के अलावा कोई और ऑप्शन ना दो। टेररिस्ट दे आर नॉट टेररिस्ट, दे आर आर ओन पीपल। उनके कुछ ग्रीवांसेस हैं, उनको लेजिटिमेटली एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा वायलेंट हो तो उनको सप्रेस भी करना जरूरी है, बट सरेंडर का, रिहेबिलिटेशन का ऑप्शन उनको देना जरूरी है। एप्लीकेशन ऑफ यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट्स अगेंस्ट इंसर्जेंट इन्वॉल्व्ड इन वायलेंस। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम है। 90:10 के रेशियो में सेंटर स्टेट का फंडिंग है इस स्कीम के अंदर। ये सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए स्कीम आई है। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम क्या है कि स्टेट पुलिस का, क्योंकि वायलेंस ज्यादा है तो स्टेट पुलिस का काम ज्यादा है, स्टेट पुलिस का काम ज्यादा तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उनको वो करती है, फैसिलिटेट करती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट बना हुआ है, ये क्या करती है, रिव्यूज डेवलपमेंटल स्टेटस, सजेस्ट रिफॉर्म्स। नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से नीति आयोग में एक फोरम है जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज के डेवलपमेंट स्टेटस को ईयरली रिव्यू करती है। क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए उनके डेवलपमेंट में, ये सजेस्ट करती है। HIRA पे बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवेज पे, इनलैंड वाटरवेज पे, रेलवेज पे और एयरवेज पे। अभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप देखोगे कि बहुत जगह रेलवे कनेक्टिविटी बनाना तेज कर दिया गया है। मतलब रेलवे कनेक्टिविटी देने का काफी वो है, गवर्नमेंट का फोकस है नॉर्थ ईस्ट एरिया में। डिफिकल्ट टेरेन है, मुश्किल है रेलवे कनेक्टिविटी, बट गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रही है वहां तक पहुंचने के लिए। एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्किल डेवलपमेंट पे, हॉर्टिकल्चर पे, टूरिज्म पे, डेयरी पे, टी पे, बैम्बू पे फोकस है। ठीक है, नॉट अ बिग डील। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एक स्पेशल मिनिस्ट्री बनी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए। ये भी आप याद रख सकते हैं, काफी अच्छा पॉइंट है। PM डिवाइन, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट, ये भी एक स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग अलाइन विद PM गति शक्ति, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन लोकल नीड्स, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ एंड विमेन, फिलिंग डेवलपमेंटल गैप्स। नॉट अ बिग डील, जेनेरिक बातें हैं, बस PM डिवाइन याद रखो। सिर्फ P1 PM स्टेप्स टेकन में PM डिवाइन लिख दो, काम चल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट वेंचर कैपिटल फंड वहां के स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, इंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए है। नॉर्थ ईस्टर्न रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट NERLP है, वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट करता है। उड़ान स्कीम है, इनहांस एविएशन कनेक्टिविटी कंबाइंड विथ रेलवे एक्सपेंशन। नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम NEIDS, ये क्या करता है, प्रमोट करता है एम्प्लॉयमेंट को, MSMEs को इंसेंटिवाइज करके। मैं ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, स्कीम्स तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा ना, ठीक है ना पेस। यस सर। इसको एनीवे आपको नोट्स दूंगा तो आपको 3 4 बार पढ़ के उसको याद करना पड़ेगा। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022, प्रमोट डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू इंप्रूव ईज ऑफ लिविंग इन द रीजन। तो ये सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं। अब मैंने जैसा कहा था कि एप्सपा को, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ओवरऑल अपना खत्म हो चुका है, नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जितना मटेरियल ऊपर है उससे काफी इजीली आप उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। एप्सपा को अलग से पढ़ लेते हैं। फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोडक्ट, 1958 में इनेक्ट हुआ था।
पहले कहाँ लगा था? किस स्टेट में पहले लगा था ये? ऊपर पढ़ाया है, तो बताओ। नागालैंड में यार, बता। नागालैंड इंसर्जेंसी से पढ़ा रहा तो वही बता ना, वहाँ पे एनएनसी को कंट्रोल करने के लिए 1958 में जब उन्होंने अपना नेशनल नागा नेशनल आर्मी बना लिया था, इसको कंट्रोल करने के लिए 1958 में नागालैंड में ये स्टार्ट हुआ था। ग्रांट स्पेशल पावर्स टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया डिस्टर्ब। अब क्या है कि इनको किसी भी डिस्टर्ब एरिया में लगा सकते हैं। अब किस एरिया को डिस्टर्ब एरिया बोलना है, इसकी पावर किसके पास है? आप किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया बोल के वहां पे आपस्पा लगा दो और ह्यूमन राइट्स वायलेशन करो जितना करना है। तो पावर टू डिक्लेयर एन एरिया डिस्टर्ब इज हेल्ड कॉन्करेंटली बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो किस एरिया को डिस्टर्ब एरिया बोलना है, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है। कुछ फीचर्स देख लेते हैं। यूज ऑफ फोर्स होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस कैन ओपन फायर आफ्टर इशूइंग ए प्रायर वार्निंग टू द सस्पेक्ट। एक बार वार्निंग देंगे और फायर ओपन करेंगे। Arrest parts, they can arrest without a warrant. It is itself the violation of which article? On the basis of reasonable suspicion, सिर्फ ये आप होमवर्क करके आना अपना, किस आर्टिकल का वायलेशन है। रीजनेबल सस्पिशन के आधार पर बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। सर्च पावर्स, दे में सर्च प्रीमाइसेस विदाउट ए वारंट। हैंडओवर रिक्वायरमेंट्स, अरेस्टेड इंडिविजुअल्स मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द लोकल पुलिस विद इन 24 आवर्स। ठीक है। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, आर्म्ड फोर्सेस मस्ट कोऑपरेट विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैन नॉट एक्ट एज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ठीक है, अच्छी बात है। इशूज क्या क्या है? एक्सेसिव और डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स इंक्रीजेस एलिनिएशन अमंग लोकल पॉपुलेशन। अभी आर्म्ड फोर्सेस को इतनी पावर देने का मतलब कि कहीं कहीं मिसयूज होगा, एक्सेसिव डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज होगा, लोकल लोगों में एजिटेशन होगा। एलिगेशंस ऑफ फेक एनकाउंटर्स एंड ह्यूमन राइट वायलेशंस। ओके। फेडरलिज्म का कॉन्सर्न है। सेंटर कैन डिक्लेयर अ डिस्टर्ब एरिया इवन विदाउट स्टेट अप्रूवल, अंडरमाइनिंग स्टेट ऑटोनॉमी। बिना स्टेट के अप्रूवल के भी डिस्टर्ब एरियाज को डिक्लेयर करके वहां पे आपस पर लगाया जा सकता है। तो ये फेडरलिज्म कॉन्सर्न है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लिमिटेड मैकेनिज्म टू एड्रेस मिसकॉन्डक्ट और एक्सेसेस। कोई मिसकॉन्डक्ट होता है, कोई एक मिसकॉन्डक्ट होता है आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, तो कहाँ अपील करना है, कैसे उसको उसको मतलब कंप्लेन कहाँ करना है, इसके बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस देख लो, नागा पीपल्स मूवमेंट 1998 केस, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन। सेंटर कैन मेक अ सुओ मोटो डिक्लेरेशन बट कंसल्टेशन विद द स्टेट इज प्रिफरेबल। यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्टेट से सिर्फ कंसल्ट करो, ये प्रिफरेबल है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। आफ्सपा डज नॉट ग्रांट अनलिमिटेड पावर टू डिक्लेयर एन एरिया डिस्टर्ब, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। डिक्लेरेशन मस्ट हैव अ डिफाइंड टाइम पीरियड विथ रेगुलर रिव्यूज। डिक्लेरेशन होगा इसका मतलब नहीं कि अनंत काल तक चलता रहेगा, एक खास टाइम पीरियड के लिए डिक्लेयर होगा और उसके बाद रेगुलर रिव्यूज उसके होते रहेंगे। आफ्टर 6 मंथ द डिक्लेरेशन मस्ट बी रीअसेस्ड। हर 6 महीने के बाद उसका रिव्यू होगा और कंटिन्यू रखना है इम्पोजिशन ऑफ आफ्सपा या नहीं, इसको रिव्यू करना पड़ेगा। मिनिमम फोर्स प्रिंसिपल, हमेशा मिनिमम फोर्स का यूज करो। लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स, जितना नेसेसरी हो उतना ही यूज करना है। करंट स्टेटस ऑफ क्या है? अभी असम में, मणिपुर में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में इन फोर्स फिल्म्स का क्वेश्चन हो सकता है। मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से कंप्लीटली हटा लिया गया है। एक दो कमेटी का नाम याद रखेंगे। जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमेटी, ये रिकमेंड करते हैं आपका रिपील करने के लिए एंड इनकॉर्पोरेट नेसेसरी प्रोविजंस टू द यूएपीए। ठीक है। ये आपस्पा को रिपील करने के लिए और यूएपीए को मॉडिफाई करने का रिकमेंडेशन देते हैं। जब भी आपस्पा वाले क्वेश्चन अपन लिखेंगे, अब तो आना थोड़ा सा मुश्किल है कि आपस्पा का अलग से क्वेश्चन आए, बट आता है तो आपस्पा के अगेंस्ट में ये सारे कोट कर सकते हैं अपन कि जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने बोला है कि आपस्पा को रिपील करना चाहिए। संतोष हेगड़े का रिकमेंडेशन है, रिव्यू आपस्पा एवरी 6 मंथ टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इन ह्यूमन इम्प्लीमेंटेशन। अमेंड यूएपीए टू डील विद टेररिज्म इंस्टेड ऑफ डीपनिंग सोली टू ऑन डिपेंडिंग सोली ऑन आपस्पा। यूएपीए को अमेंड करो, उससे डील करो टेररिज्म को, आपस्पा के ऊपर सिर्फ डिपेंड मत रहो। रिमूव इम्यूनिटी, आर्म फोर्सेस शुड नॉट बी इम्यून फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम एक्सेस कमिटेड टू डिस्टर्ब एरिया। अभी क्या है आपस्पा के अंदर की आर्म फोर्सेस कुछ भी करती हैं तो उनको इम्यूनिटी है कि उन पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। संतोष हेगड़े कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशन है तो। वे फॉरवर्ड रिपीलिंग और सिग्निफिकेंटली रिफॉर्मिंग ऑफ स्पा। गुड इनफ। इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ensuring that counter insurgency operations should
अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स वाइल मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, जेनरिक बात है। तो यहाँ से अपना नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी खत्म होता है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। फिर अपन एक टॉपिक और खत्म कर देंगे, मनी लॉन्ड्रिंग वाला, ताकि अगले लेक्चर में पूरा इंटरनल सिक्योरिटी खत्म हो जाए। किसी को कुछ पूछना है अभी? किसी को कुछ नहीं पूछना है? ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं फिर मनी लॉन्ड्रिंग। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, साइबर क्राइम, बॉर्डर मैनेजमेंट, इसमें बहुत कुछ समझने का है नहीं। जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको इन क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर टर्म का डेफिनेशन पता हो। ठीक, उस पर्टिकुलर टर्म का डेफिनेशन पता हो, उसका थोड़ा बहुत मैकेनिज्म पता हो कि कैसे काम करता है, उसके हार्म्स क्या क्या हैं, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम्स कैसे हैं उस चीज से, गवर्नमेंट स्टेप्स क्या ले रही है, और क्या स्टेप्स और लेना चाहिए भी फॉरवर्ड क्या है। ठीक, इतनी चीजें अगर हमें पता है किसी भी टॉपिक के बारे में, इंटरनल सिक्योरिटी के किसी भी कीवर्ड के बारे में, तो कोई भी आंसर अपन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन मनी लॉन्ड्रिंग से शुरू करें तो डेफिनेशन ये रहा: द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डर्टी मनी क्लीन अकॉर्डिंग टू पीएमएलए 2002। ठीक, द प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग और disguising the true nature, source, location, disposition, movement, rights, or ownership of the proceeds of crime, and include acquiring, processing, possessing, or using such proceeds directly or indirectly and knowingly। किसी को समझ में आया डेफिनेशन ये? किसी को समझ में आया डेफिनेशन? यस सर। समझाओ। क्राइम के प्रोसीड से जो भी मनी जनरेट हुआ या उसका किसी भी तरह का सोर्स का डिस्क्लोजर ना करना या लोकेशन या मूवमेंट उसका करना या ओनरशिप को छिपाना वगैरह, वो सारा हम्म ये मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी में कोई डिफरेंस है या सेम? मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सर, ब्लैक मनी हुआ जो हमने टैक्स के रूप में या किसी भी फॉर्म में गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया, किसी अमाउंट के बारे में हमने कंसील किया। हम्म और मनी हम्म लॉन्ड्रिंग उस अमाउंट को किसी भी तरीके से क्लीन करके सरकार के नजर में दिखाना है कि वो मनी क्लीन है। तो ब्लैक मनी और डर्टी मनी सेम चीज है क्या फिर? आई हैव नो आइडिया सर। डिफरेंट है। डर्टी ब्लैक मनी को डर्टी मनी नहीं बोलते, ब्लैक मनी को ब्लैक मनी बोलते हैं। टैक्स को चुरा के आपने जो पैसे इकट्ठे किए हैं, दैट इज ब्लैक मनी। लेकिन क्राइम करके जो आप पैसे इकट्ठे किया है आपने, ड्रग की तस्करी करके, किडनैपिंग करके, मर्डर करके, ऑर्गन बेच के, इनसे जो पैसे इकट्ठे किए हैं आपने, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ है, उसको बोलते हैं डर्टी मनी। और डर्टी मनी को क्लीन बनाने का तरीका ही मनी लॉन्ड्रिंग होता है, उसी का प्रोसेस होता है मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये तो सिंपल डेफिनेशन है। पीएमएलए 2002 क्या बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग और डिस्गाइजिंग द ट्रू नेचर, सोर्स एंड लोकेशन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, राइट्स और ऑनरशिप्स ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। कोई आपने क्राइम किया, ठीक, जैसे आपने किसी को किडनैप किया, तो फिर उससे रैंसम मांगा। ठीक है, अब ये जो रैंसम है ना, दिस इज प्रोसीड ऑफ क्राइम। ठीक, अब इस प्रोसीड ऑफ क्राइम को, अगर उसके ट्रू लोकेशन को, ट्रू सोर्स को, ट्रू नेचर को छुपाते हो, तो इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। एंड इंक्लूड एक्वायरिंग, पोजेसिंग और यूजिंग सच प्रोसीड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप उन प्रोसीड्स को डायरेक्टली यूज कर रहे हो फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज कर रहे हो तो भी मनी लॉन्ड्रिंग है, बस नोइंगली अननोइंगली नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन एज इट इज रट लो। मैंने मतलब समझा दिया है, लेकिन इसको एज इट इज रट लो। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सर, यूनाइटेड, हाँ बताओ। तो क्या ये ब्लैक मनी का इसके अंदर में नहीं आएगा क्या? ब्लैक मनी, देखो, ब्लैक मनी होता है जो हमने टैक्स चोरी करके पैसा बचाया है।
ब्लैक मनी को फिर जब अपन सिस्टम में वाइट मनी की तरह इंटीग्रेट करते हैं, तो उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस से ही करते हैं। जो नेटवर्क इन लोगों ने बना रखा है डर्टी मनी को क्लीन करने का, उसी नेटवर्क के यूज करके ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। कॉमन पार्लेंस में उसको ही मनी लॉन्ड्रिंग बोल देते हैं। लेकिन बेसिकली डर्टी मनी को जब अपन क्लीन करते हैं, बेसिकली उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग इज ए प्रोसेस जिससे या तो आप ब्लैक मनी या फिर डर्टी मनी दोनों को आप क्लीन कर रहे हो, एक को क्लीन कर रहे हो, एक को वाइट कर रहे हो। लेकिन देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ब्लैक मनी एंड डर्टी मनी। बेसिकली मैं बस ये समझाना चाहता ओके ओके, ऑल क्लियर सर। हूँ। कुछ फैक्ट्स देख लो जो अल्टीमेटली आपको रटने ही है। यूएन डॉक कहता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मनी लॉन्डर्ड ग्लोबली इन वन ईयर इज 2 to 5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, और $800 बिलियन टू $2 ट्रिलियन। लगभग $800 बिलियन से $2 ट्रिलियन के बीच अपन सालाना मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। अपन तो नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं वो करते हैं, जो कि ग्लोबल जीडीपी का 2 से लेके 5% है। ये फैक्ट से भी आप इन क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर कितना एक्सटेंट है मनी लॉन्ड्रिंग का, इन क्वेश्चन से आप इसको दिखा सकते हो। ठीक है। एफएटीएफ क्या बोलता है कि एवरेज ग्लोबल कन्विक्शन रेट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग इज 1%। जितने लोग एक्यूज होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, फाइनल कन्विक्शन सिर्फ उनमें से 1% लोगों का ही हो पाता है। ऑब्वियसली ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, ड्यू टू इन्वेस्टिगेशन को खराब कर दिया, या फिर करप्शन। तो काफी तरीके हैं। अब मैंने क्या बताया कि डर्टी मनी है, इसको लॉन्डर करते हैं और वो क्लीन मनी बन जाता है। ये जो लॉन्ड्रिंग है, इसके 3 स्टेजेस होते हैं। एक प्लेसमेंट स्टेज, एक लेयरिंग स्टेज, और एक इंटीग्रेशन स्टेज। ठीक है। हालांकि कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा ये स्टेज वगैरह, बट आप एक बार देख लो जनरल नॉलेज के लिए। प्लेसमेंट स्टेज क्या होता है? फंड्स ब्रोकन इनटू स्मॉलर सम्स एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू फाइनेंशियल सिस्टम्स। जो फंड है, जो पैसा है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और फाइनेंशियल सिस्टम में उसको डालते हैं। जैसे मान लो कि 100 करोड़ है, तो इसको एक एक करोड़ के 100 हिस्से बनाएंगे, और मनी ऑर्डर में के थ्रू भेजेंगे कहीं, या इसके बॉन्ड्स खरीद लेंगे, ताकि शक ना जाए इतने छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। तो ये किसी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम में पैसे को प्लेस कर रहे हैं। तो प्लेसमेंट स्टेज। अब पैसे को प्लेस करेंगे तो सीधा करेंगे तो सरकार चाहेगी तो ट्रैक कर लेगी। तो इसका इतना लेयरिंग करते हैं कि मनी ट्रेल को ट्रैक करना बहुत कठिन हो जाए। तो ये सेकंड स्टेज होता है, लेयरिंग स्टेज। कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, एक बॉन्ड खरीदा, फिर इस बॉन्ड को कहीं इन्वेस्ट किया, फिर उसका रिटर्न लिया, फिर इसको किसी को और को उधार दे दिया, फिर उससे वापस मांगा, फिर बैंक में जमा किया, फिर वहां से निकाला, फिर मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स इसके करते हैं, इन्वॉल्विंग मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एंड रूट्स, एम्स टू कैमोफ्लेज द सोर्स, ताकि सरकार चाह के भी पूरा मनी ट्रेल एंड तक ट्रैक ना कर पाए। इसको बोलते हैं लेयरिंग स्टेज। ठीक है। तीसरा है इंटीग्रेशन स्टेज। बाद में पैसा निकाल के इसको लीगली फाइनेंशियल सिस्टम में डाल देते हैं, री इन्फोर्सिंग एज लेजिटिमेट मनी फाइनेंशियल सिस्टम। कहीं जमीन खरीद लेंगे, कहीं स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, तो ये फिर इंटीग्रेट हो जाता है। इसको इस डायग्राम से दिखा सकते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। कुछ एग्जांपल्स मनी लॉन्ड्रिंग के देख लो। एचएसबीसी स्कैंडल 2012, पनामा पेपर लीक्स, बस याद रख लो इसको। मनी लॉन्ड्रिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? राउंड टिपिंग, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, सेल कंपनीज बनाते हैं, फ्लिपिंग करते हैं, हवाला सिस्टम है, और क्रिप्टो सिस्टम है। कौन कौन से टेक्निक है देखो, कुछ टेक्निक्स बहुत पुराने हैं, जैसे हवाला सिस्टम, इंडिया में हवाला सिस्टम बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में कैसीनो सिस्टम है, और फिजिकल स्मगलिंग या फिर कैश कुरियर भी होता है। हवाला किसी को पता है क्या होता है? हवाला कैसे काम करता है? सर आप देखो, बताइए। मान लो इंडिया में आपने कुछ पैसे कमाए, मतलब इलीगल पैसे हैं, मनी है आपके पास, और इसको आपको भेजना है सऊदी अरेबिया। ठीक है। तो इंडिया में एक पर्सन होगा जिसको आप ये पैसे दे दोगे। ठीक है। और ये आपको एक कोड देगा। नॉर्मली पैसे भेजने का तरीका है कि आप किसी बैंक में जाओ, पैसे को डिपॉजिट करो, बैंक का जो ट्रांजैक्शन चार्ज है, जो ट्रांसफर चार्ज है, उसको दो, उसका निफ्ट या फिर उसका आरटीजीएस जो भी चार्जेस है वो वहाँ के बैंक में भेजेगा, वहाँ से विड्रॉल होगा। फिर उसके लिए आपको बैंक को सोर्स भी बताना पड़ेगा,
वो लेजिटिमेट तरीके से भेजोगे तो सरकार पूछेगी कहाँ से पैसा आया। तो ये सबसे बचने के लिए यहाँ पे इस आदमी को पैसा देंगे, ये आदमी आपको कोड बताएगा। ये फिर सऊदी अरेबिया में जिसको पैसा चाहिए, इनका एक आदमी यहाँ होगा, इसको कोड बताएगा और ये अपने पास से पैसा इसको दे देगा। और फिर इसका जो यहाँ पे इंटरेस्ट होगा ये पैसा उसमें इन्वेस्ट होगा, और इस आदमी का जो यहाँ पे इंटरेस्ट होगा वो पैसा उसमें इन्वेस्ट होगा। तो बेसिकली ये है, तरीका जानने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि हवाला सिस्टम इज एन ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और कुछ टेक्निक्स हैं, स्मर्फिंग, स्ट्रक्चर डिपॉजिट इन मल्टीपल अकाउंट्स विच इज जनधन अकाउंट। स्मर्फिंग एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि आपके पास 100 करोड़ है, तो 2-2 लाख के टुकड़े में पैसे को तोड़ दो, और अब 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया कोई बंदा अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है, तो सरकार इतना ध्यान नहीं देती है। तो जनधन अकाउंट्स इतने सारे खुले हुए हैं, इतने सारे लोग हैं कि सबको 2-2 लाख दे के उनके अकाउंट में जमा करवा दो, अपने नीचे इतने फॉलोअर्स या इतने लोगों को बनाए रहो कि फिर इस तरह से पैसा इंटीग्रेट करें। फिर ये पैसा जब वो विड्रॉ कर लेंगे तो ये वाइट मनी हो जाएगी क्योंकि बैंक से निकाला है। क्रेडिट कार्ड फैक्टरिंग करके एक तरीका होता है, सेल कंपनीज बनाना एक तरीका होता है, ये सब इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे, क्रेडिट कार्ड फैक्टरिंग, सेल कंपनीज। जो अभी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, ये टॉपिक पढ़ाने का मेरा मोटो ये है कि आपको टेक्निक्स का नाम याद रहे, ताकि जब आप मनी लॉन्ड्रिंग के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो तो इनका नाम आप लिखोगे तो एग्जामिनर लगेगा कि पढ़े लिखे आदमी हो आप। यूजिंग क्रिप्टो मिक्सर्स करके एक टर्म होता है, क्रिप्टो मिक्सर्स का यूज करते हैं। एनएफटीज इन्फ्लेटेड देयर, फालतू में एनएफटीज के प्राइस को इन्फ्लेट करेंगे और फिर उसको बेच देंगे। डिजिटल करेंसीज, वीडियो गेम्स की करेंसीज। अभी देखो वीडियो गेम्स वाली जो करेंसी है बहुत ज्यादा यूज होती है मनी लॉन्ड्रिंग में। डार्क नेट मार्केट प्लेसेस, तो ये सब टर्म्स आपको पता होने चाहिए। क्रिप्टो करेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग का क्या संबंध है? डिस क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज्यादा यूज होता है मनी लॉन्ड्रिंग में, क्यों पता है आपको? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो लेजर होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है, किसी एक सेंट्रल सिस्टम में इसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है, ब्लॉकचेन का यूज होता है। कोई भी सेंट्रल इशूइंग अथॉरिटी नहीं है, जैसे कि रुपया कौन इशू कर रहा है, आरबीआई इशू कर रही है, या डॉलर कौन इशू कर रहा है जो सेंट्रल बैंक होगा अमेरिका का। तो हर एक करेंसी का एक सेंट्रल इशूइंग अथॉरिटी होता है, उसके पास पूरा रिकॉर्ड होता है। बट इसका कोई भी एक सेंट्रल इशूइंग अथॉरिटी नहीं है। दैट इज वाई दिस कैन बी यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। इम्यून फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन, जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर पाएगी। एंड हार्डर टू ट्रैक करना मुश्किल है। क्रिप्टो मिक्सर जैसी चीजें हैं, सर्विसेज दैट टेक्स टेक इन आइडेंटिफाइबल क्रिप्टो करेंसी टोकन्स फ्रॉम वन वैलेट एंड आउटपुट अनआइडेंटिफाई टेक्स इन आइडेंटिफाइबल क्रिप्टो करेंसी टोकन और आउटपुट अनआइडेंटिफाइबल करेंसी टोकन। जैसे मान लो कि कोई आपका वैलेट है, इसमें आप कोई क्रिप्टो डाल रहे हो, तो अगर ये आइडेंटिफाइबल क्रिप्टो है तो ये पता चल जाएगा कि आपको इसको ट्रैक किया जा सकता है, इसका इसका थोड़ा बहुत तो ट्रैकिंग इसकी हो सकती है, कहाँ से आया कहाँ जा रहा है। लेकिन जब इसमें क्रिप्टो मिक्सर में इसको एक बार डाल दोगे तो यहाँ से अनआइडेंटिफाइबल क्रिप्टो करेंसी निकलेगी, और फिर कोई पता नहीं कर सकता क्रिप्टो आपके पास किसके पास से आई थी, इसका ट्रेल क्या था, ये कहाँ से पास ऑन होके आपके पास आ रही है। तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को क्रिप्टो मिक्सर्स वगैरह का यूज करके ये करते हो। डायग्राम बना सकते हो कि सोर्स से आइडेंटिफाइबल क्रिप्टो डाला हमने, क्रिप्टो मिक्सर में डाला और अनआइडेंटिफाइबल होकर निकला, अब इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, इसको इस पे कुछ नहीं किया जा सकता है। क्रिप्टो मिक्सर याद रखो, बस इतनी सी बात है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है आपको पता चल गया, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके क्या हैं ये आपको पता चल गया। पुराने तरीके, ओल्डर और न्यूएस्ट तरीका। क्रिप्टो करेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग का क्या संबंध है ये आपको पता चल गया। ये पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, इस वजह से अलग से बता दिया गया। अब इतना ही प्रॉब्लमेटिक है मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसको फाइट करना है, और उससे फाइट करने में चैलेंजेस क्या क्या है, एग्जाम पॉइंटर्स हैं, याद रखो। लो रेट ऑफ कन्विक्शन है, FAT ये बोलता है कि 1% है सिर्फ कन्विक्शन का रेट। तो एक चैलेंज तो ये है कि हम इतने लोगों पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इतने लोगों को एक्यूज करते हैं, और लास्ट में फाइनली सिर्फ 1% लोग ही कन्विक्ट हो पा रहे हैं। फिर जो 99% जो बच रहे हैं वो फिर से वही करेंगे, और उनके अंदर की इंकरेजमेंट आएगी कि चलो फंसेंगे तो देख लेंगे, कन्विक्ट तो ये लोग करा नहीं पाते हैं। तो लो रेट ऑफ कन्विक्शन। टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हो रही है वो बहुत तेजी से हो रही है। क्रिप्टो मिक्सर्स, डार्क नेट, तो तरीके मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ते जा रहे हैं। हवाला और फिजिकल स्मगलिंग और वो सब चीजें तो पुरानी हो गई। उनको सरकार ने अगर क्रैक भी कर लिया है तो जो नई चीजें आ रही हैं उसको क्रैक करना मुश्किल है, उसको ट्रैक करना भी मुश्किल है। तो काफी प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन की वजह से। फास्ट पेस टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन इज देयर। सो क्रिप्टो मिक्सर एंड डार्कनेट्स, दो नाम याद रखो। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट इट्स सीरियसनेस बाय कॉमन पीपल।
मतलब काफी लोग होते हैं जिनके फैमिली मेंबर्स रिलेटिव फॉरेन में काम कर रहे होते हैं, वहां पे अच्छा पैसा कमा भी रहे होते हैं, उनको पैसा अपने होम कंट्री भेजनी होती है। बट अगर वो लीगल चैनल से भेजेंगे तो उनको एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है, 1%, 1.5%, 0.75%। तो वो लीगल चैनल से ना भेज के हवाला के सिस्टम से पैसा भेजते हैं। हवाला काफी एक्टिव है मतलब इंडिया में, हवाला के सिस्टम से पैसे भेजते हैं, और उनकी उनका जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 0.25% या उससे भी कम, बहुत कम कॉस्ट में, बहुत कम ट्रांजेक्शन फीस वो लोग लेते हैं। तो कॉमन पीपल के अंदर फिर अवेयरनेस ही नहीं है कि ये हवाला जो ये लोग यूज कर रहे हैं वो कितना सीरियस है। तो लोग यूज करते हैं, जनरली यूज्ड बाय कॉमन पीपल आल्सो टू बाईपास पेपर वर्क्स को वगैरह को बाईपास करने के लिए यूज करते हैं। बैंक्स फेल्स टू इंश्योर केवाईसी नॉर्म्स, तो अकाउंट्स की प्रॉपर ट्रैकिंग, प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो पाता क्योंकि प्रॉपर केवाईसी नहीं हो रखी है सबके अकाउंट्स की। तो इनकी वजह से भी ये चीजें होती हैं। मल्टीप्लिसिटीज ऑफ एजेंसीज, लैक ऑफ कन्वर्जेंस, काफी सारी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं इसके पीछे, बट इतनी सारी एजेंसीज हैं क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कुछ टैक्स सेवन कंट्रीज है, पनामा जैसी, जहाँ पे सेल कंपनीज बनाना और मनी लॉन्डर करना बहुत आसान है क्योंकि वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स जीरो है। तो सेल कंपनीज बनाना आसान हो जाता है, तो टैक्स हेवन कंट्री। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग को फाइट करने में चैलेंजेस हैं। आपके दिमाग में अगर एक दो रीजंस कुछ और आ रहे हो तो आप मुझे बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। सरकार ने क्या क्या एफर्ट किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग को क्रैक करने के लिए, क्रैक डाउन करने के लिए। पहला तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, 2005 में, 2002 में बना था, 2005 में ये इन्फोर्स हुआ था। इसी इसी एक्ट के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। सेक्शन 48 एंड 49 ऑफ पीएमएलए के अंडर ईडी का फॉर्मेशन हुआ था। पिछले 10 सालों में ईडी ने 1100 केसेस देखे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है पीएमएलए 2002 का, इस एक्ट का? कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट करती है। कोऑपरेशन ऑफ नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज, मनी लॉन्ड्रिंग क्योंकि एक देश में सीमित रहने वाली चीज नहीं है, ट्रांस बाउंड्री फेनोमेना है, तो कई सारे देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उनकी एजेंसी से जब तक आप कोऑपरेट करके काम नहीं करोगे तब तक इन ऑफेंडर्स को आप पकड़ नहीं पाओगे। तो एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जो प्रॉपरली फैसिलिटेट करे ऐसे कोऑपरेशन को। तो पीएमएलए 2002 के अंदर, इस एक्ट के अंदर ऐसे सेक्शंस हैं, ऐसे प्रावधान हैं जिनसे कोऑपरेशन को इजी बनाया जा सकता है नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज के बीच में। शेड्यूल गिव्स क्राइम फॉर पीएमएलए, पीएमएलए के मतलब पीएमएलए के अंदर कौन कौन से एक्ट्स क्राइम माने जाएंगे उसका एक पूरा शेड्यूल उसमें रखा हुआ है, मतलब है। 2019 में पीएमएलए अमेंड हुआ था जिसमें ईडी को सर्च की, अरेस्ट की, प्रॉपर्टीज को अटैच और सीज करने की पावर दी गई है। एक बार मुझे कंफर्म करो, आवाज आ रही है क्या? सर बीच में ब्रेक हुई थी, बाकी अभी सही आ रही है। प्रॉपर्टीज को अटैच और सीज करने की पावर दी गई है। एक बार मुझे कंफर्म करो, आवाज आ रही है? यहाँ पीएमएलए 2019 अमेंडमेंट से फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। 2019 में, 2019 में पीएमएलए को अमेंड किया गया, सीज की पावर दी गई। ठीक है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का जो डेफिनेशन है उसको और वाइडन किया गया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम प्रॉपर्टी और एसेट्स को भी बोला जा सकता है जो इलीगल चैनल से कमाए गए हों। स्पेशल कोर्ट्स, पीएमएलए कोर्ट्स बनाए गए, स्पेशल कोर्ट्स इन केसेस को डील करने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग को एक स्टैंड एलोन क्राइम बनाया गया कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल्स का यूज कर रहे हो या कर रहे हो, भले वो पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का ना हो, बट आप अगर किसी और पैसे को भी लॉन्डर कर रहे हो तो वो भी अपने आप में एक क्राइम है। ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग हैज बिकम एन स्टैंड एलोन क्राइम दैट वाज अकॉर्डिंग टू amended PMLA that was amended in 2019। पीएमएलए के अंडर जो भी आप ऑफेंस करोगे, इसके अंडर जो भी ऑफेंसेस मेंशन्ड है, अगर वो ऑफेंस आप कमिट करते हो तो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होते हैं और नॉन बेलेबल होते हैं। ठीक। चलो, फिर 2023 में फिर पीएमएलए अमेंड होता है। टाइटेन द डेफिनेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, डिक्रीज थ्रेशोल्ड फ्रॉम 25% to 10%।
अगर कोई ऐसा एसेट है जो इलीगली कमाया गया है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से, तो उसकी अगर 10% ओनरशिप भी आपके पास है तो उनके रेगुलेशंस को और स्ट्रिक्ट किया गया, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, या फिर अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना होगा गवर्नमेंट को। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जिन पे शक है कि इनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, कोई एनजीओ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, उनको और काफी रेगुलेशंस को, काफी रूल्स को काफी स्ट्रिक्ट किया गया, ड्यू डिलिजेंस उनका बढ़ाया गया। ठीक है। 2023 में डिफाइंस पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस, पीपीज को डिफाइन करता है। कौन होते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन? इंडिविजुअल्स हु हैव बीन इंटरेस्टेड विद प्रोमिनेंट पब्लिक, क्या लिखा है, फंक्शंस। तो जिनके पास, जिन इंडिविजुअल्स के पास पास प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस है, कोई बड़ा लीडर हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, मतलब पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन जो है, जिन पे शक हो सकता है कि ये मनी लॉन्डर कर सकते हैं, उनको डिफाइन किया गया और इन पे अलग तरह के रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। वाइडेंड द डेफिनेशन ऑफ एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के डेफिनेशन को वाइडन किया गया। ठीक है। ये आपका पीएमएलए एक्ट पे अगर कोई क्वेश्चन आया, उसके 2019 वाले अमेंडमेंट पे कोई क्वेश्चन आया, 2023 वाले कोई अमेंडमेंट पे कोई क्वेश्चन आया, तो नाउ यू आर इन ए पोजीशन टू डील विद दैट। क्या इश्यूज हैं? इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएमएलए, पीएमएलए के इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इशू है? डाइल्यूशन ऑफ लॉ, currently the offenses in the schedule of act are extremely overbroad। इस एक्ट में एक स्केड्यूल है जिसमें कुछ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस हैं कि अगर आप ये करते हो तो आप चार्ज किए जाओगे पीएमएलए एक्ट में। तो वो काफी ब्रॉड है, काफी ब्रॉड है, जिसकी वजह से कभी कभी इसको इंटरप्रेट इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो लॉ डाइल्यूट होता है उसकी वजह से। दैट इज ए चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग पीएमएलए। कुछ प्रोसीजरल इश्यूज हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी ओवर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ केसेस बाय ईडी। अब ईडी किस बेसिस पे कौन से केस को लेती है, किस बेसिस पे केस को रिजेक्ट करती है, उसके प्रोसेस पे कोई प्रोसीजरल क्लैरिटी है नहीं। दैट इज ऑल्सो अ थिंग जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। बर्डन टू प्रूव इनोसेंस ऑन एक्यूज्ड, एक होता है ना कि जब तक आप, क्या बोलते हैं उसको, गिल्टी, क्या बोलते हैं सर उसको, कौन सा बहुत कॉमन फ्रेज है, इनोसेंट अगे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो यहाँ गिल्टी इसमें होता है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस पे आता है, एक्यूज पे आता है। कन्विक्शन रेट कम है, 1%, तो ग्लोबली कन्विक्शन रेट है। फिर ये बोलता है इंडिया में सिर्फ 0.5% कन्विक्शन रेट है पीएमएलए के अंडर। ठीक है। चलो, बाकी पीएमएलए पे 2019 में अमेंडमेंट हुआ था, 23 में अमेंडमेंट हुआ था, तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, बट 2026 में क्वेश्चन है। अब 27 है ना, 27 में क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाएंगे। आपको पढ़ना हो तो मैं नोट्स दे दूंगा, आप पढ़ लेना। कुछ इंटरनेशनल मैकेनिज्म देखते हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने के लिए बनाए गए हैं। वियना कन्वेंशन है जो कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने के लिए अपन इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे, यू शुड रिमेंबर इट, वियना कन्वेंशन। एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बना इसी के लिए है। डेवलप्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे कॉम्बैट करना है, इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इसने डिफाइन और डेवलप किए हैं। यूएन ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस का भी एक ग्लोबल प्रोग्राम है जो ऑफर करता है टेक्निकल असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स को टेक्निकल असिस्टेंस देता है कि कैसे काउंटर करना है आपको मनी लॉन्ड्रिंग का। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ काउंटर टेररिज्म कमिटी, काउंटर टेररिज्म कमिटी बनी थी, उसका एक दिल्ली डिक्लेरेशन आया था, उसमें एक पॉइंट मनी लॉन्ड्रिंग पे भी था। तो ऑन काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर टेररिस्ट पर्पजेस इंक्लूडिंग टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर टेरर फाइनेंसिंग भी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से होती है। तो दिल्ली डिक्लेरेशन वाज ऑन दिस ओनली। मनी लॉन्ड्रिंग का इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है? देखो, कोई भी, एक तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो आप, तो देश के फाइनेंशियल सिस्टम को धोखा दे के देश के रेवेन्यू पे इम्पैक्ट तो डाल ही रहे हो, लेकिन इसके और बहुत सारे पेरिफेरल इम्पैक्ट हैं। अगर क्राइम करके कमाए गए पैसे को आप वाइट बनाने के तरीके जान रहे हो, तो एक तरह से आप क्राइम को भी बढ़ावा दे रहे हो। तो बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, धीरे धीरे इसके इम्पैक्ट्स को अपन देखते हैं अलग अलग हेड्स में कि सोशल इम्पैक्ट क्या है। ड्रग एडिक्शन,
प्रोस्टिट्यूशन, डैमेज टू लेजिटिमेट, क्या लिखा हूँ यार मैं, कुछ तो है, ह्यूमन रिसोर्स डिस्ट्रक्शन, तो ह्यूमन रिसोर्स डिस्ट्रक्शन होता है। ड्रग, भाई देखो, ब्लैक का पैसा है तो ड्रग से कमाया गया होगा, या डर्टी मनी है तो ड्रग इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो ड्रग बेच के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कमाया, तो आप देश में ड्रग एडिक्शन भी बढ़ा रहे हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ा रहे हो। तो ये सब सोशल प्रॉब्लम्स है जो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से होती हैं। लॉस इन सोशल मोरालिटी एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स, इसमें ऐसा कुछ तोप चीजें कि जो मैं आपको समझाऊं, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि सोशल मोरालिटी पे काफी इम्पैक्ट और एथिकल स्टैंडर्ड्स पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है समाज में अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो। इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अलग अलग फर्क है। मैक्रो में पहले बात देखें तो टैक्स इवेजन होगा, ठीक है, वोलेटाइल एक्सचेंज रेट्स होंगे, फॉल इन एसेट प्राइसेस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लॉन्डर्ड फंड्स। अब 1,000 करोड़ रुपए फंड कहीं से आप लॉन्डर करके ला रहे हो, तुरंत फाइनेंशियल सिस्टम में डाल दे रहे हो, तो एक्सचेंज रेट पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। टैक्स इवेजन होता है, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन हो जाता है क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ जाती है मार्केट में इस मनी की वजह से। माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं डिक्रीज इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, किसी देश में मनी लॉन्ड्रिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो कोई इन्वेस्टर वहां पे क्यों इन्वेस्ट करेगा, कोई बैंकिंग में इन्वेस्ट इन्वेस्ट नहीं करेगा, सर्विसेज में इन्वेस्ट नहीं करेगा। डिक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगा। लेजिटिमेट बिजनेस जो है वो लूज आउट करते हैं। इलेजिटिमेट बिजनेस जब फलेगा फूलेगा तो जो लीगल बिजनेसेस हैं, लेजिटिमेट बिजनेस हैं, वो अपने आप बाहर जाने लगते हैं। इन्वायरमेंट पे भी काफी इफेक्ट आता है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, वाइल्ड लाइफ जैसे कि वो आइवरी बेचना या फिर एग्जॉटिक स्पेसीज को स्मगल करना, ये सबसे मनी इकट्ठा होता है जिसको लॉन्डर किया जाता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग होती रहेगी तो वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है इंक्रीज होगा। तो इन्वायरमेंटल थ्रेट है ये, थ्रेट टू, देखो ये सब चीज आप सोच सकते थे एग्जाम में जो मैंने अभी तक ऊपर बताया है, ये मैं अलग बता रहा हूँ। अब आप सोच पाओगे कि मनी लॉन्ड्रिंग से ये भी हो सकता है। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, चंदन की लकड़ी बेचोगे तो बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट तो आएगा ही, इसी तरह एक्सोटिक स्पेसीज को बेचोगे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को इकट्ठा करके मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए तो आएगा ही। जूनोटिक डिजीजेस फैलने का भी खतरा है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, गवर्नमेंट डिप्राइव्ड ऑफ टैक्सेस ऑब्वियसली, इंक्रीज्ड स्पेंडिंग ऑन फाइटिंग क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा तो सिक्योरिटी पे खर्चा होगा, तो सरकार का और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इंटेलिजेंस, इलिजिटिमेट इलेक्शन फंडिंग, इलेक्शन वैसे भी इंडिया में मनी और मसल का अफेयर होता है, अब जिसके पास जितना अधिक पैसा होगा लेजिटिमेटली तो कमाया नहीं होगा, तो इलेक्शन के रिजल्ट को भी इम्पैक्ट करेगा। सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, टेरर फंडिंग होगी, क्राइम्स बढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें मनी लॉन्ड्रिंग से एसोसिएटेड है। कुछ वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। बैंकर्स का रोल क्या है, केवाईसी नॉर्म्स को टाइट किया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो उसको फाइट करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज करें। यूज ब्लॉकचेन एज ए टूल फॉर रेगुलेटर्स एंड ऑडिटर्स टू मॉनिटर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करो, ब्लॉकचेन का यूज करो। कन्वर्जेंस ऑफ एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, पहली बात जितनी भी एजेंसीज बनी हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट हो, चाहे वो सर्टिन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हो, इन सबको कन्वर्स करना चाहिए, आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए फाइट करने के लिए। ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए, ठीक है। यूएन जीपीएमएल एक ऐसा ही इनिशिएटिव है। एफएटीएफ के कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं, इनको अपन को ध्यान में रखना चाहिए। अब ये क्या प्रैक्टिसेस हैं पढ़ लेना, मैं नोट्स आपको दे दूंगा। कंक्लूजन क्या है, गवर्नमेंट रिसेंटली सेटअप एन इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन कमेटी टू क्रैक डाउन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने एक इंटरनेशनल इंटर सेटअप किया था, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक इसको कंक्लूड कर सकते हो आप इससे, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया खत्म। क्लास को यहीं खत्म किया जाए कि ब्लैक मनी भी पढ़ा दूं, ऐसा बोलो आप लोग। कुछ तो बोलो। सर अगले क्लास ले रखते हैं। ठीक है, तो ब्लैक मनी अपन रखेंगे अगले क्लास के लिए, अगली क्लास फिर लंबी होगी। अब देखो, अब जो नेक्स्ट क्लासेस है ना, उसमें से कुछ समझने वाला नहीं है, जैसे इसमें कुछ समझने वाला नहीं था, सब याद करने वाली चीजें हैं मतलब।
गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, कौन कौन से एजेंसीज हैं। ठीक है, बेसिकली यही है। बाकी मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है तो सबको पता है, डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया। लेमैन टर्म्स में सबको पता है क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग, बट एग्जाम में आंसर लिखने के लिए आपको ये फैक्ट्स, ये सारे फैक्ट्स हैं ना, ये पता होने चाहिए। तो बेसिकली इनको याद करना ही मेन टास्क होता है अब, और इनको कैटेगराइज करना भी मेन टास्क है। जैसे मैंने सोशल में, इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल में और इन्वायरमेंटल में कैटेगराइज किया है, तो इस फ्रेमवर्क में आप याद रखोगे तो आंसर आपका एग्जाम में काफ़ी स्ट्रक्चर्ड दिखेगा, और आप फिर एग्जाम में रिकॉल भी ठीक से कर पाओगे। तो इन क्लासेस का मोरलेस यही फायदा है। बाकी तो नोट्स 2-3 बार रिवाइज करके एग्जाम देने जाओगे तो इस इंटरनल सिक्योरिटी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं, इसमें आपको आइडिया नहीं होगा। तो फ्रॉम माई एंड क्लास इज ओवर, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ लीजिए। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चलो फिर। सर मुझे ग्रुप हेलो। में ऐड की, इसमें लिंक आती है। कौन बोल रही हैं आप? सहीफा। सैफा? ठीक है सैफा, आप मुझे डीएम पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा। सर कहाँ कहाँ कैसे करूं पर्सनल मैसेज, यहीं पे कि? आप मेन ग्रुप में तो होंगी ना, उसमें किसी भी एडमिन को मैसेज कर दीजिएगा आप। चलो सर ठीक है। ठीक है, ओके गाइस, फिर गुड नाइट।